तो जो है हमने कहाँ तक किया था, 114 आर्टिकल तक हमने किया था, एप्रोप्रिएशन बिल्स तक जो है। ये सब याद किए। 112 क्या है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल कहना ज़रूरी है उसमें। हाँ, एनुअल फिनेंशियल, ऐसे तो फिनेंशियल स्टेटमेंट बहुत कुछ होता है। आप बैंक से जाएंगे, कहीं किसी कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, जो कंटेंट्स में लिखा हुआ है वो वर्ड टू वर्ड आपको मैंने बोला ना कि ध्यान रखना है उसको। जो वहाँ लिस्ट में हम कंटेंट्स में दिया हुआ है, आर्टिकल का नाम दिया हुआ है, वहाँ आपको उसका हर वर्ड आपको याद होना चाहिए। दैट इज़ द नेम ऑफ दैट आर्टिकल। ठीक है, वो वर्ड बाय वर्ड याद होना चाहिए। ओके, सो नाउ, तो यहाँ हमने देखा कि मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हम पार्ट 5 द यूनियन का जो है सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। दैट वाज द लेजिस्लेचर, दैट इज़ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो है अलग अलग सेक्शंस, जैसे फर्स्ट सेक्शन वाज जनरल, जिसमें डेफिनेशन और कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। देन नेक्स्ट सेक्शन वाज ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और फिर सेक्रेटेरिएट के बारे में लास्ट में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट सेक्शन वाज कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें कि दो आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट इज ओथ और सेकंड इज कि कैसे कैसे जो है वोटिंग होगा हाउसेज में, वो दिया हुआ है आर्टिकल 100। देन नेक्स्ट सेक्शन वाज डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स कैसे कैसे डिसक्वालीफाई किए जा सकते हैं या डिसक्वालीफाई कब वो हो जाएंगे, वो दिया हुआ। उसके बाद था नेक्स्ट सेक्शन पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। तो उसमें भी दो आर्टिकल थे, 105, 106, जिसमें कि 105 में है कि जो भी मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के और हाउसेज का पार्लियामेंट के या कमिटीज़ का, क्या पावर्स होगा, क्या प्रिविलेजेस होगा, क्या इम्यूनिटी उनको है, ये सारी बातें दिया हुआ है। और 106 जो है उसमें है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। तो ये हमने देखा। उसके बाद अब स्टार्ट हुआ, अच्छा देखिए एक बात और है इसमें जो एक जनरल बात है, जहां हम पावर्स, प्रिविलेजेस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो वहाँ एक और बात आती है कि उनको सेशन अटेंड करने के लिए भी स्पेशल उनको छूट होती है। यानी उनको सेशन अटेंड करने के लिए कुछ छूट दी गई है। जैसे उनको कहीं और किसी काम, ज़रूरी काम में अगर उनकी ज़रूरत है, मान लीजिए कहीं उनको कोई किसी कोर्ट में अपीयर होना है या उनके खिलाफ कोई केस है, कोई बहस है, मुकदमा है, तो उस समय उनको उससे छूट मिल जाती है क्योंकि उनको सेशन अटेंड करना है। ठीक है, तो उस समय उनको रोका नहीं जा सकता है सेशन अटेंड करने से। ठीक है, तो ये उनको जो है स्पेशल ये दिया गया है जो है, एक मिनट, कि उनको जो है पार्लियामेंट अटेंड करने की स्पेशल छूट है। तो ये भी उनको एक इम्यूनिटी आती है कि अभी जैसे पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो उस समय उनको कहीं और से भी छूट दिया जाएगा। कहीं कोर्ट में अपीयर होना है, कोई केस चल रहा है, तो वो ये कहेंगे कि हाँ हमें सेशन अटेंड करना है, इसलिए अभी हमें इस पर छूट दिया जाए, तो उनको उसमें छूट मिल जाती है। ठीक है, तो ये हैं कुछ इम्यूनिटीज़, और भी हम जानेंगे। सो दिस वाज पावर। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। नेक्स्ट सेक्शन जो था लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, दैट इज द प्रोसीजर टू मेक लॉज, कैसे कोई लॉ बनेगा, जिसमें हमने देखा 5 आर्टिकल। नंबर फर्स्ट वाज सिंपल, कैसे कोई भी बिल पास होगा, कैसे लाया जाएगा बिल और कैसे पास किया जाएगा, इट इज 107। 108 वाज कि ज्वाइंट सिटिंग बोथ हाउसेज, जब अगर इसको कहते हैं डेडलॉक, यानी फंस गया है मामला, डेडलॉक हो गया है दोनों हाउसेज के बीच में, तो जब समस्या यानी एक हाउस और दूसरे हाउस के बीच में नहीं बन पा रहा है कोई भी कोऑर्डिनेशन, तो ऐसे में ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है दोनों हाउसेज का, और फिर वहाँ वोटिंग करा के कोशिश किया जाता है मामला रिजॉल्व करा के प्रेसिडेंट के द्वारा।
देन नेक्स्ट वाज 109 स्पेशल प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। मनी बिल का जो है उसका क्या प्रोसीजर होगा, 109 है। 110 है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, एंड 111 लास्ट आर्टिकल है इसका कि एसेंट टू बिल्स, कैसे बिल्स को प्रेसिडेंट एसेंट दे सकेगा ताकि वो फाइनली एक्ट जो है बन जाएगा। तो एसेंट कैसे प्रेसिडेंट देंगे, कब देंगे, किस समय देंगे, किस तरह से देंगे वगैरह, ये सारी बातें उसमें दिया गया है 111। अब तो ये था जनरल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर यानी ऑर्डिनरी बिल यानी सामान्य जो भी बिल होते हैं। उसके बाद अब है प्रोसीजर इन फिनेंशियल मैटर्स, जहाँ पैसों से जुड़ा हुआ मामला हो, ऐसे बिल्स हों, उनमें कैसे प्रोसीजर होगा। तो वो यहाँ से 112 से स्टार्ट होता है। 112 जो है सबसे पहला आपको पता है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस के सामने जो सरकार का आने वाले साल का या करंट ईयर का या बीते साल का भी जो पूरा फिनेंस का एक्सपेंडिचर और रिसीट का जो पूरा एक हिसाब किताब अकाउंट होता है उसको रखवाते हैं, ठीक है, विच इज़ वी कॉल्ड एज द बजट। और उस पूरे सेशन को, शुरुआती सेशन होता है साल का, तो उसको कहते हैं बजट सेशन। तो ये एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें आपको पता है कि जो है चार्ट एक्सपेंडिचर और डिमांड फॉर ग्रांट्स की तरह जो है वो शो किया जाता है। वो सारी बातें मैंने समझा दी। नेक्स्ट है आर्टिकल 113 प्रोसीजर इन विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। तो एस्टिमेट्स के बारे में कहा गया, यानी जो बजट में हम, बजट क्या है, बजट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट्स। हम उसमें बहुत सारे एस्टिमेट देते हैं कि इतना हमारा इसमें इतना हमको आएगा, इसमें इतना हमको खर्च होगा। एक्सपेंडिचर और रिसीट का एस्टिमेट होता है। तो वो एस्टिमेट किस तरह से प्रेजेंट किए जाएंगे, किस तरह से उसका बनाया जाएगा जो है, तो वो जो है इसमें दिया, कहा गया है 113। जो मैंने बताया था कि चार्ज एक्सपेंडिचर अलग होता है, वोटेड एक्सपेंडिचर अलग दिखाया जाता है, ठीक है, वगैरह। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 114 एंड दैट इज अप्रोप्रिएशन बिल, कि एक बार जब बजट यानी एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट रख दिया गया हाउस के सामने और उसको पास कर दिया गया, तो उसको फिर ऑथोराइज करने के लिए कि ये फाइनल इस फॉर्म में पास हो चुका है, उसको अब गवर्नमेंट को पैसा विड्रॉल के लिए ऑथोराइज करने के लिए तो वो एक बिल बनाया जाता है जिसे हम अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। यानी जिस फॉर्म में अब जो है डिमांड फॉर ग्रांट से सब वोटिंग वगैरह होने के बाद फाइनली अप्रूव हुई हैं कि हाँ इतना पैसा इस रूप में इस फंड से सरकार को मिलेगा खर्च करने के लिए, या इतना इनकम होगा जो भी है, तो उसको जब फाइनल वो पास हो जाता है तो उसको एक हम अप्रोप्रिएशन बिल के रूप में लाते हैं हाउस में। और उसमें कोई, आपको बताया मैंने, उसमें देयर कैन बी नो चेंज मेड इन दैट अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल जैसे लाया जाता है वैसे ही पास होगा। अगर अभी, ठीक है, क्योंकि अब उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है क्योंकि बजट फाइनली पेश हो चुका है। अब उसमें 1 रुपए का भी इधर उधर इस कॉलम से उस कॉलम, वहाँ से यहाँ चेंज नहीं किया जा सकता है। तो जो पास हो चुका है बस उसी फॉर्मेट में उतने ही पैसे निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल तैयार होता है और बस आते ही उसको पास कर दी, मतलब वो फॉर्मेलिटी है, वो पास मान लिया क्योंकि हो चुकी है बहस पूरे बजट सेशन में, तो उसको पास कर दिया जाता है। तो दैट इज अप्रोप्रिएशन बिल। तो अप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो जाता है तो तब गवर्नमेंट अथोराइज हो जाती है एक भी पैसा निकालने के लिए, उससे पहले वो एक भी पैसा नहीं निकाल सकती है। सो यहाँ तक हमने कल देख लिया था आर्टिकल 114 तक। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 115 that is supplementary additional or excess grants। सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि आपको एक आइडिया दिया था पहले कि जो डिमांड फॉर ग्रांट्स बजट के समय पेश की जाती है और पास किया जाता है। अब मान लीजिए पास होने के बाद साल के बीच में या किसी और समय लगता है कि जितना हम इसके लिए फंड एलोकेट कराए थे वो कम पड़ रहा है, उससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, उतने पैसे में नहीं काम हो पाएगा। तो ऐसे में वहाँ जो है उस एक हाउस में फिर से एक फ्रेश डिमांड पेश किया जाता है कि हाँ इतना इसमें और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे डिमांड को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के तहत ये आता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं जो है सप्लीमेंट्री
एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। फर्स्ट क्लॉज कहता है द प्रेसिडेंट शैल A. If the amount authorized by any law made in accordance with the provisions of Article 114 to be expended for a particular service for the current financial year is found to be insufficient for the purpose of that year, यहाँ तक समझिए, कह रहा है कि द प्रेसिडेंट शैल, प्रेसिडेंट ऐसा करवाएंगे, क्या करवाएंगे? फर्स्ट है, इफ द अमाउंट ऑथोराइज्ड बाय एनी लॉ मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 114, यानी कि पहले से जो अप्रोप्रिएशन बिल पास हो चुका है उसमें जो भी अमाउंट दिया गया है टू बी एक्सपेंडेड फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर करेंट फिनेंशियल ईयर, यानी जो किसी खास सर्विस, इस काम के लिए खर्च करने के लिए ऑथोराइज किया गया था अमाउंट बजट में, अप्रोप्रिएशन बिल में, उस करेंट फिनेंशियल ईयर के लिए इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर द पर्पजेज ऑफ दैट ईयर, यानी वो उस साल के लिए पाया जाता है कि इनसफिशिएंट है, उसमें इतना पैसा एलोकेट किया गया बजट में लेकिन वो उतना पैसा इनसफिशिएंट है, यानी वो उतना में काम नहीं हो पाएगा। Or when a need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure upon some new service not contemplated in the annual financial statement for that year, या उस काम को करने में कोई और भी नया खर्च की ज़रूरत पड़ गई है जिसको कि कल्पना नहीं किया गया था बजट के समय, या जो सोचा नहीं गया था बजट पास करते समय एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के दौरान, ऐसे अगर हालात होते हैं, समझ गए बात, या तो जो खर्च है वो इनसफिशिएंट पाया जा रहा है काम करने में, या कोई और तरह का उसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि कामकाज करने में कई सारे खर्च होते हैं, तो वो कोई नया तरह का खर्च करना पड़ रहा है जो कि उसको एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं उस समय प्रेजेंट किया गया था, नहीं सोच पाए थे उस समय, ऐसे हालात होते हैं। या और बी है, इफ एनी मनी हैज़ बीन स्पेंट ऑन एनी सर्विस ड्यूरिंग अ फिनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड फॉर दैट सर्विस एंड फॉर दैट ईयर, या ऐसा हो जाता है कि किसी फिनेंशियल ईयर में जितना उसको पैसा दिया गया था उससे ज़्यादा खर्च करना पड़ गया, क्योंकि काम रुकता नहीं सरकार का जल्दी काम जो है, तो मान लीजिए ऐसा हुआ कि उस समय ज़रूरत था काम का इमीडिएट और उसको हम रोक नहीं सकते थे, तो खर्च हमें ज़्यादा करना पड़ गया। ये ऐसा होता है दोनों हालत, यानी या तो ज़रूरत पड़ रही है अभी नहीं हुआ है करना है, या कुछ खर्च हो चुका है ज़्यादा, तो उसमें प्रेसिडेंट क्या करेंगे? द प्रेसिडेंट शैल, ऊपर जो था आगे उसका है, कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट अनदर स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर, और cause to be presented to the House of People a demand for such excess as the case may be, यानी जब ऐसा जरूरत पड़े तो प्रेसिडेंट चाहे तो फिर से दोनों हाउसेज के सामने एक और स्टेटमेंट रखवा सकता है, जैसे एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट था उसके अलावा कोई और भी स्टेटमेंट जिसमें पैसों के बारे में हिसाब किताब हो कि इतना पैसे की ज़रूरत है, इतना इतना, उस तरह का स्टेटमेंट वो, जिसमें कि स्टेटमेंट शोइंग द एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंडिचर, यानी जो नए खर्च की ज़रूरत पड़ रही है, जो यानी कि जो न्यू मॉडिफाइड एक्सपेंडिचर है, यानी मान लीजिए पहले 10 करोड़ किया गया था, अब उसमें 13 करोड़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो अब उसमें शो किया जाएगा कि इसमें जो है हमें 13 करोड़ की ज़रूरत पड़ रही है। इस तरह का जो भी जहां खर्चे हैं उसको प्रेजेंट करता हुआ एक स्टेटमेंट फिर से प्रेसिडेंट हाउसेज के सामने रखवाते हैं। प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑफ पीपल अ डिमांड फॉर सच एक्सेस एज द केस मे बी, ठीक है, तो इस तरह का एक फ्रेश उसमें डिमांड जो है वो रखवाया जाता है लोकसभा के सामने, ठीक है। सेकेंड क्लॉज है, द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 112, 113 एंड 114 shall have effect in relation to any such statement and expenditure or demand, and also to any law to be made authorizing the appropriation of monies out of consolidated fund of India to meet such expenditure, or the grant in respect of such demand as they have effect in relation to annual financial statement,
and the expenditure mentioned therein or to a demand for a grant and the law to be made for authorization out of consolidated fund of India to meet such expenditure or grant। यानी इसका कहने का जो सरल भाषा में मैं बताऊं कि इस तरह का अगर एक जो है नया डिमांड पेश किया जाता है प्रेसिडेंट के कहने पर, तो वो जैसे बजट प्रोसीजर हुआ 112 के तहत, 113 और 14 के तहत, उसमें इसको वैसे ही जोड़ दिया जाएगा और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फिर जो नया अमाउंट है वो निकालने का उनको ऑथोराइजेशन मिल जाएगा जो है। ठीक है, तो फ्रेश यानी कि फिर से, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बताया कि 10 करोड़ कोई काम के लिए उन्होंने तय किया था और अब उसमें 13 करोड़ की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें क्या होगा कि वो फ्रेश एक डिमांड खाली उस खर्च को करते हुए पेश करेंगे हाउस में, और वो कहेंगे कि हाँ हमको 10 करोड़ की जगह 13 करोड़ का है। तो अगर हाउस उसको पास कर देती है तो फिर से उसको उसके लिए एक अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा जिसमें कहा जाएगा कि हाँ इस चीज़ के लिए जो पहले 10 करोड़ था उसको 13 करोड़ किया जा रहा है, और उसको पास हो जाएगा तो सरकार को जो है जो मॉडिफाइड मनी है उसको निकालने का अधिकार मिल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, इसको अब अलग अलग जैसा केस होता है तो उसको हम नाम देते हैं, या तो सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं, या एडिशनल ग्रांट कहते हैं, या एक्सेस ग्रांट कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसमें केस दिया गया कि जैसे मान लीजिए कोई नया खर्च करना है, ठीक है, तो वो हो जाए, जैसे दो चीज़ें हुई, एक तो हुआ कि जो कोई सर्विस मेंशन्ड था कि हाँ हमको स्कूल बनवाने में इतना खर्च करना था। अब क्या हुआ कि स्कूल बनवाने में अगर जो 10 करोड़ था उसकी जगह उसी काम के लिए हमको बस देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है उसके कारण ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो उसको हम कहेंगे एक्सेस ग्रांट। समझ गए, एक्सेस ग्रांट यानी पहले से ज़्यादा एक्सेस। मान लीजिए कहा जा रहा है कि जो है अब स्कूल बनाने के क्रम में देखा जा रहा है कि भाई कंप्यूटर लैब भी लगाना ज़रूरी है स्कूलों में, सिर्फ एक स्कूल का बिल्डिंग क्लासरूम ये सब बनाए, बल्कि अब नया फीचर उसमें डालना पड़ रहा है आज के समय में कि कंप्यूटर लैब होना चाहिए। तो एक कंप्यूटर लैब के लिए उसमें स्कूल के साथ साथ अलग से खर्च होगा, तो उसके लिए बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई 10 करोड़ या 20 करोड़ कंप्यूटर लैब के लिए हमें सब स्कूल में लगाने के लिए खर्च होंगे। तो एक नया टाइप का उसी से जुड़ा हुआ अगर खर्च है तो वो कहा जाएगा एडिशनल ग्रांट, कि ठीक है स्कूल बनाने के लिए दिया था लेकिन कंप्यूटर लैब के कारण और हमें 20 करोड़ की जरूरत है, उसको कहेंगे एडिशनल ग्रांट। लेकिन मान लीजिए इससे जुड़ा हुआ अब स्कूल बनाना है, तो स्कूल बनाने के साथ साथ पता चल रहा है कि भाई स्कूल तो बनेगा लेकिन उसके लिए प्लेग्राउंड भी बनाना जरूरी है, या स्कूल तक के लिए थोड़ी दूर सड़क बनाना जरूरी है। ठीक है, इस तरह का कोई अलग से खर्च जो है करना पड़ रहा है तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो इस तरह से बस अलग अलग उसका नाम है, किस तरह का पैसा का खर्च जरूरत पड़ रहा है उसके हिसाब से। कहने का मतलब है कि आपको जो पहले पैसा सैंक्शन किया गया था एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा, उसके अलावा अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, या तो आपको खर्च करना है या आपने खर्च कुछ ज़्यादा कर दिया है और उसको आपको पैसा जो है, क्योंकि सरकार के पास ये फैसिलिटी होती है कि हाँ हमने अभी पैसा कहीं से लेके दे दिया और उसको हम फिर बाद में दे देंगे। ट्रेजरी बिल का सिस्टम होता है, आपको पता है कि ट्रेजरी बिल दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि हाँ जिसको पेमेंट करना है उसको पेमेंट कर दिया और वो फिर बाद में गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस तरह से पेमेंट कर दिया है ज़्यादा, ठीक है, हालांकि करती नहीं है गवर्नमेंट, तो बहुत लटकाती है पेमेंट में, लेकिन मान लीजिए कि दिया हुआ है कि पेमेंट ज़्यादा कर दिया है जितना मिला था अथॉरिटी उससे, या ज़्यादा पेमेंट करना है, या नए खर्च का ज़रूरत पड़ गया है, तो ऐसे चीज़ के लिए फिर मॉनसून ये बजट सेशन के बाद, बजट सेशन में तो पास हो गया था बजट और अप्रोप्रिएशन बिल, उसके बाद मान लीजिए कि 5 महीने 4 महीने के बाद कोई नया खर्च का ज़रूरत पड़ा, तो उसके लिए एक एडिशनल ये डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया जाता है जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट। ठीक है, तो वो आता है कि हाँ भाई इसी चीज़ के लिए इतना पैसे का किया गया था बजट में लेकिन इतना ज़्यादा का ज़रूरत पड़ रहा है, उसको पास किया जाए, पास हो जाता है, फिर उसके लिए फ्रेश एक अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है और फिर सरकार को खर्च करने का अथॉरिटी मिल जाता है। तो ये था जो है खर्च के मामले में, जो अगर ज़्यादा खर्च हो जाए उसके लिए कहते हैं इसको सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। उसके बाद तो ये हो गया आर्टिकल 115। ठीक है, 114 था आपका अप्रोप्रिएशन बिल,
और उसके नेक्स्ट आर्टिकल है 115, ध्यान रखेंगे, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। नेक्स्ट इज वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। नेक्स्ट इज vote on account, vote of credit and exceptional grants। ठीक है, ये भी आपको हम बता चुके हैं कि मैंने बताया था कि जब आपको पूरा साल रेगुलर ईयर नहीं होता है सरकार के पास, जिस साल चुनाव होने वाले होते हैं या चुनाव हुए रहते हैं, यानी जब पूरा साल नहीं रहता है बजट के लिए, तो उस समय जो है एक मिनी बजट टाइप का पास किया जाता है, छोटा सा, कि कुछ महीने, अगर मान लीजिए कि कुछ महीने के बाद सरकार का पीरियड ख़त्म होने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, जैसे बीजेपी का हुआ था इस बार, पिछली बार साल कि चुनाव होने वाले थे 4 महीने 5 महीने बाद, या फिर चुनाव हुए हैं, सरकार बनी है, लेकिन मात्र इस साल 2-3 महीने या पूरा साल नहीं है सरकार के पास, तो इस तरह के हालात में या कोई और कंडीशन आ जाए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसे में जो है ये सब यूज़ किया जाता है, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। देखिए क्या है 116 में, फर्स्ट आर्टिकल कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, द हाउस ऑफ पीपल शैल हैव द पावर। इससे पहले जो भी कुछ कहा गया, यानी 112, 13, 14, 15 में, उस सब के बावजूद कहा जा रहा है कि जो हाउस ऑफ पीपल है, जो लोकसभा है, उसको ये पावर होगा क्या, ए, टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर ए पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 113 फॉर द वोटिंग ऑफ सच ग्रांट and the passing of the law in accordance with the provisions of article 114 in relation to that expenditure। कहा जा रहा है कि साल के एक छोटे हिस्से के लिए, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, पूरे कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं, कि किसी कारण से ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के लिए जो है इस तरह का खर्च जो है वो उसको वोटिंग करने का और उसको उसके हिसाब से फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास करवाने का हाउस ऑफ पीपल को अधिकार होगा। इन एडवांस, क्या लिखा है, टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस। ठीक है, कि जब तक मान लीजिए बजट, मान लीजिए कि रेगुलर बजट अभी नहीं पास हुआ है, रेगुलर बजट पास होने में समय है, तो रेगुलर बजट पास होने तक का भी तो सरकार का कामकाज तो चलना है ना, रुकना नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि टू मेक एनी ग्रांट इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉर पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 130, यानी कि जो रेगुलर बजट है वो अभी पेंडिंग है, वो अभी नहीं हो सकता है या बाद में होगा, तो उस समय तक के लिए जो खर्च की अगर कोई सरकार को ज़रूरत है तो उसके लिए हाउस ऑफ पीपल जो है उसको अलाउ कर सकता है ऐसा ग्रांट पर वोटिंग, और उसको पास करके उसका आर्टिकल 114 के तहत पैसा का सैंक्शन करवाना अप्रोप्रिएशन बिल से अलाउ कर सकता है। ये हो गया जो है इन एडवांस में। बी है, टू मेक अ ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया when on account of the magnitude or indefinite character of the service the demand cannot be stated with the details ordinarily given in an annual financial statement। जो बी है ये कह रहा है कि कोई ऐसा इस तरह का डिमांड है, भारत सरकार के उससे ज़रूरत है जिसको कि इतना इस तरह का इतना ज़्यादा है या अलग नेचर का है कि जिसको कि रेगुलर बजट के साथ पेश नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता था। मान लीजिए कल को राष्ट्रपति सोचते हैं कि हमको डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन करना है,
और उसके लिए हमको 10,000 50,000 करोड़ का ज़रूरत है, ठीक है, या कोई नया तरह का अचानक, तो जो कि रेगुलर बजट में और इतना ज़्यादा अमाउंट है कि उसको बजट में नहीं दिखाया जा सकता था कहीं किसी और जगह एडजस्ट करके, या उसके लिए कोई उसमें बजट में नहीं था कहीं उसको दिखाने का जगह, तो उसके लिए अलग से इस तरह का एक जो है स्टेटमेंट जो है किया जा सकता है, ग्रांट किया जा सकता है। सी है टू मेक एन एक्सेप्शनल ग्रांट विच फॉर्म्स नो पार्ट फॉर ऑफ करंट सर्विस ऑफ एनी फिनेंशियल ईयर, या कोई इस तरह का नया खर्च का ज़रूरत है जो रेगुलर जिस पैटर्न में बजट बनता रहा है उसमें किसी भी सर्विस के अंदर वैसा उस खर्च को नहीं दिखाया जा सकता है, नया ही तरह का खर्च, ठीक है, जो कि पहले जिस फॉर्मेट में बजट जो है वो बनता रहा है, क्योंकि मैंने बताया बजट बनने का एक फॉर्मेट होता है, उस मैंने आपको दिखाया भी था कि कैसे कैसे खर्च किस किस हेड में किस किस उसके डिविजन्स होते हैं, कि हाँ ये हेड में ये है ये है ये है, पूरा मैंने आपको डिटेल दिखाया था फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि जो खर्च है इस तरह का जो किसी सर्विस में अब तक जो बनती चली आई है उसमें नहीं है उसका हिस्सा, न उसमें दिखाया जा सकता है उसको, नया तरह का खर्च है, तो उसके लिए कह रहा है एक्सेप्शनल ग्रांट, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 हो गया, जो फर्स्ट है ए है वो है वोट ऑन अकाउंट, ठीक है, कि एडवांस में अगर अभी बजट नहीं पेश हुआ है उसके पहले ही हमको कुछ पैसों की सरकार को ज़रूरत है कामकाज करने के लिए, उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। कि जैसे हम लोग का सिस्टम था कि भाई महीना का पैसा आएगा, जैसे स्टूडेंट लाइफ में होता है, बहुत से बच्चे करते हैं कि जब मेरा मंथली में जो पैसा आएगा तो हम आपको तब तक के लिए महीने का जो है अपना अकाउंट खुलाए रहते हैं दुकान वगैरह में, जहाँ भी कि हाँ सामान ले रहे हैं या जो भी राशन वगैरह ले रहे हैं वो आप अकाउंट मेंटेन रखिए, जब महीने का मेरा आएगा पैसा तो एक साथ हम पूरा क्लियर कर देंगे। इस तरह से जो महीने का चलता है हिसाब किताब, तो उसको हम कहते हैं, यहाँ सरकार का भी वैसे ही है कि जब मेरा बजट पास हो जाएगा तो वो पैसा हो जाएगा, लेकिन अभी हमको बजट नहीं पास हुआ है लेकिन हमको इतना पैसा का ज़रूरत है, तो उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। दूसरा है वोट ऑफ क्रेडिट, जब कोई ऐसा खर्च का ज़रूरत पड़े जो इस तरह का है कि जिसको जनरल बजट में नहीं दिखाया जा सकता है, कोई नया तरह का, तो उसको कहते हैं वोट ऑफ क्रेडिट, कि ठीक है इतना पैसा आपको क्रेडिट दिया जा रहा है इस काम के लिए। और थर्ड है एक्सेप्शनल ग्रांट, कि जो कि ऐसा हमको कोई खर्च करना है जो करंट ईयर का जो बजट पेश किया गया है उसमें कहीं भी नहीं दिखाया जा सकता है, नया तरह का खर्च है, करंट ईयर के उसमें नहीं हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। तो इस तरह के जो अगर खर्च करने हैं सरकार को कि जो बजट में नहीं है, बजट से हट के है और बजट अभी पेश नहीं हुआ है रेगुलर बजट, लेकिन पैसे की ज़रूरत है, तो इस हालात में आर्टिकल 116 के तहत कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट या एक्सेप्शनल ग्रांट। इसी को कॉमन लैंग्वेज में इंतरिम बजट भी कह दिया जाता है, या हिंदी में अंतरिम बजट कहते हैं। जैसे कि आपका अभी जिस चुनाव हुआ 24 में, तो 24 के जो है जो मतलब फरवरी से जून तक के, क्योंकि जून में चुनाव हुए 24 में, उसके बाद नई सरकार बनी और नई सरकार बनने के बाद फिर उन्होंने एक रेगुलर बजट अपना पेश किया। तो सरकार चुनाव के पहले जो बजट पेश की फरवरी में, वो उसको हम कहते हैं इंतरिम बजट नॉर्मल भाषा में, ठीक है, उसको यहाँ कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, समझ गए। उसका जो टेक्निकल टर्म है पॉलिटी में उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट, यानी जब रेगुलर बजट अभी नहीं पेश हुआ है, पेंडिंग है, उससे पहले सरकार को एक पार्ट ऑफ फिनेंशियल ईयर के लिए, यानी आगे के कुछ 3 महीने 4 महीने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो सरकार चली जाएगी, उसके बाद वो सरकार तो चली जाएगी, फ्रेश सरकार बने, चाहे उसी पार्टी की बने या दूसरे पार्टी की बने, बात समझिएगा, वो सरकार मात्र 3 महीने 4 महीना ही रहेगी, उसके बाद वो चली जाएगी। उसके बाद हो सकता है उसी की फिर से सरकार बने या किसी और पार्टी की सरकार बने, वो नहीं पता है।
और वो नई सरकार आएगी तो उसका कामकाज फिर नया शुरू होगा, नया वो फ्रेश बजट अपना पेश करेगी और उसके लिए फिर वो 5 साल उसका बजट जो भी मतलब उसका हिसाब किताब चलेगा। तो ये पार्ट ऑफ फिनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि जैसे बीजेपी का था कि भाई फरवरी में पेश की और जून तक के लिए, क्योंकि जून में चुनाव होने थे, तो उसके लिए जब कोई गवर्नमेंट जो है इस तरह का अपना स्टेटमेंट पास, मतलब जस्ट मिनी बजट की तरह, ये भी वैसे ही होता है जैसे बजट होता है उसमें सारे, लेकिन वो पूरे साल के लिए न होके एक स्मॉल पार्ट ऑफ ईयर के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर नई सरकार आएगी तो वो नया बजट लाएगी अपना, तो उसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। ये ध्यान में आ गया। वोट ऑफ क्रेडिट वगैरह ये सब जनरली यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। वोट ऑन क्रेडिट वगैरह जो इतना बड़ा खर्च हो तो वो सब के लिए अलग से वो होता है, मतलब वोट ऑन क्रेडिट जनरली बहुत कम इस्तेमाल होता है, या एक्सेप्शनल ग्रांट जो है ये सब कम यूज़ जो होता है जनरली हमारे, वो वोट ऑन अकाउंट। और ये होता है जब सरकार जो है उसका पूरा साल का पीरियड नहीं होता है, उसके पास ख़त्म होने वाली रहती है, तो उसमें जो है फ्रेश बजट पेश होने से पहले वो वोट ऑन अकाउंट उसको पेश करती है। क्लियर हो गया? हेलो? हाँ हाँ, उसी को वोट ऑन अकाउंट, बस बस समझ गए। हाँ, तो यही है, मैंने बताया कि जरूरी नहीं है, हाँ जरूरी नहीं है कि उसी पार्टी, हो सकता है उसी, जैसे बीजेपी की सरकार फिर से बन गई, लेकिन वो अपना जब सरकार बनी तो फिर से देखिए कि दोबारा बजट पेश की, फ्रेश बजट पेश की, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो वो जब सरकार बनेगी तो अपना, चाहे वो भले ही जून से अगले मार्च फरवरी तक के लिए जब भी हो, तो वो फ्रेश बजट पेश करेगी। तो उससे पहले जो शॉर्ट टर्म के लिए पास किया गया अंतरिम बजट, जिसको इंतरिम बजट कहते हैं इंग्लिश में, उसको एक्चुअली उसका नाम है वोट ऑन अकाउंट। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इमरजेंसी नहीं। हाँ हाँ, ये होता है आपको कि एडवांस में बजट से पहले, चाहे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना भी हो, ठीक है ना, यानी पूरा साल नहीं है, 12 महीना, यानी जो अप्रैल से अगला 31 मार्च तक का हिसाब नहीं होगा जिसमें, ठीक है। तो ऐसे में उसको हम जनरली 5-6 मंथ्स के लिए, क्योंकि होता है आपको, हाँ इस तरह से, क्योंकि इलेक्शन वगैरह भी इस तरह से ही रखा जाता है टाइम उसका, कि 5-6 महीना से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं इंतरिम बजट, का मतलब समझ गया, वोट ऑन अकाउंट उसका टेक्निकल वर्ड है पॉलिटी में। पॉलिटी में आपको वो नहीं आएगा लिख के इंतरिम बजट, वहाँ आपको वोट ऑन अकाउंट ही मिलेगा। तो यही है कि द पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू ऑथोराइज बाय लॉ द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और फिर नेक्स्ट क्लॉज है सेकंड क्लॉज कि द प्रोविजंस ऑफ आर्टी, यानी कि जैसे बजट का प्रोसीजर होता है वैसे इसमें भी होगा, वोट ऑन अकाउंट में भी वैसे ही होगा, लाइक जस्ट लाइक बजट, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड एंड पास्ड बट ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड। तो ये हो गया 116, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। तो बाकी दोनों रेयरली यूज होते हैं, इसको आप वोट ऑन अकाउंट से याद रखेंगे कि वोट ऑन अकाउंट है, वोट ऑफ क्रेडिट जो भी है 116 में। नेक्स्ट है फिर हमारा 117, दैट इज स्पेशल प्रोविजन एज टू फिनेंशियल बिल। स्पेशल प्रोविजंस एज टू फिनेंशियल बिल, यानी कि 117 में जो है फिनेंशियल बिल के बारे में स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था ऊपर कि मनी बिल का एक स्पेशल प्रोसीजर था, वैसे यहाँ एक फिनेंशियल बिल के लिए दिया हुआ है, इसको समझेंगे क्या है। 117 इज स्पेशल प्रोविजंस एज टू फिनेंशियल बिल। फर्स्ट क्लॉज है इसका, a bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub clauses A to F of clause 1 of article 110। 110 जहां हमने पढ़ा था मनी बिल, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स देखे थे कि इस टॉपिक से इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ बिल होगा तो उसको जनरली मनी बिल माना जाएगा। तो वो जो भी टॉपिक्स वहाँ दिए गए हैं ए टू एफ से, आर्टिकल 110 के क्लॉज 1 में ए से एफ तक,
ठीक है, इस उन मामलों से जुड़ा हुआ कोई अगर बिल होगा या अमेंडमेंट होगा, shall not be introduced or moved except on the recommendation of the president, and a bill making such provision shall not be introduced in the council of states। तो ये कहा जा रहा है, देखिए समझिएगा, वहां कहा गया था आर्टिकल 110 में जो है कि इन मामलों पर अगर होगा तो उसको मनी बिल माना जाएगा जनरली, और स्पीकर उसको कह देता है हाँ मनी बिल। मान लीजिए उसको मनी बिल नहीं कहा गया है, लेकिन उन्हीं मुद्दों से, टैक्स से या और तरह के सरकार के खर्च से या जिस तरह का जो भी मामला था वहाँ, उनसे जुड़ा हुआ कोई बिल है या अमेंडमेंट है, लेकिन वो मनी बिल उसको नहीं दिया गया है, तो उसको क्या कहा जाएगा? फिनेंशियल बिल कहा जाएगा। और ऐसा बिल भी जो है वो पहले तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर आएगा हाउस में, यानी हाउस में इंट्रोड्यूस करने से पहले ही प्रेसिडेंट का परमिशन लेना होता है कि हाँ सर जो है हमें पैसों से जुड़ा हुआ फिनेंशियल बिल एक लाना है हाउस में। प्रेसिडेंट बोलेंगे तब वो बिल आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक है, यानी पहले प्रक्रिया है, प्रोसीजर है कि पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है, वहाँ से अलाउ होके फिर आता है, तब लाया जाता है। आगे कह रहा है एंड बिल मेकिंग सच प्रोविजन शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट। दूसरा है कि ये ऐसा कोई भी बिल, यानी कि फिनेंशियल बिल की बात हो रही है, जो मनी बिल नहीं है लेकिन उन्हीं मैटर से जुड़ा हुआ बिल है, यानी फिनेंशियल बिल है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट में नहीं लाया जा सकेगा। यानी यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि पैसों से जुड़ा हुआ कोई भी मामले का बिल जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट में नहीं आता है, चाहे वो मनी बिल हो या फिनेंशियल बिल हो। ठीक है, provided that no recommendation shall be required under this clause for moving of an amendment making provision for reduction or abolition of any tax। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी टैक्स को घटाने या ख़त्म करने के लिए अमेंडमेंट लाना नहीं पड़ेगा। समझ गए? क्योंकि जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज़ बदलने के लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि इसके तहत अगर कोई बिल लाया जाता है जिसमें कि टैक्स को किसी को कम करना है या उसको ख़त्म करना है, तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि कोई नया हमको टैक्स लाना होता है तो उसके लिए हमको अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जीएसटी आया, देखिए उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। जीएसटी को लाने के लिए देखिएगा आपकी कौन सा अमेंडमेंट आया, उसका क्या नंबर है। ठीक है, तो जीएसटी नया तरह का टैक्स आया, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो नया टैक्स लाने के लिए या उसको घटाने बढ़ाने के लिए जो है फिर वो आपका मनी बिल आता है, यानी एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सारा प्रक्रिया होता है। तो यहाँ कह रहा है कि अगर किसी टैक्स को हमको घटाना है या पूरी तरह से ख़त्म कर देना है, इस आर्टिकल के तहत 117 के तहत हम फिनेंशियल बिल के बना के उसको लाते हैं अगर, तो वो हो जाएगा और उसके लिए कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होगी हटाने के लिए या उसको कम करने के लिए। सेकेंड क्लॉज कहता है अ बिल और अमेंडमेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू मेक प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर्स अफोरसेड बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेक्यूनियरी पेनाल्टीज और फॉर डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और सर्विसेज रेंडर्ड। यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें ठीक है वो डिटेल है कि जैसे हम बहुत सारे चार्जेस गवर्नमेंट को पे करते हैं, है ना, हर चीज़ का एक फीस होता है या बहुत तरह के फ़ाइन हम पे करते हैं, है ना, फ़ाइन चालान फ़ाइन होता है, बहुत तरह का लेट फ़ाइन। ठीक है, तो जो अगर हम सरकार को किसी तरह का फ़ीस पे कर रहे हैं या चालान या फ़ाइन पे कर रहे हैं, उसमें अगर घटाना बढ़ाना हो तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कह रहा है। कल को मान लीजिए जैसे लाइसेंस का फ़ी जो होता है, ड्राइविंग लाइसेंस जब हम अप्लाई करते हैं उसके लिए एक फ़ी देते हैं हम सरकार को, अब वो ड्राइविंग लाइसेंस का फीस कल को सरकार बढ़ा रही है, जैसे बढ़ाया ही अभी इधर हाल में जब हुआ था कुछ साल पहले, तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट का ज़रूरत नहीं करना पड़ेगा। या कल को कोई चार्ज बढ़ाती है सरकार किसी चीज़ का, है ना, जो सरकार लेती है,
ठीक है, तो वो चार्जेस बढ़ाने के लिए या फाइन को बढ़ाने के लिए से भी फाइन बढ़ाया गया। नया जो आया था मोटर व्हीकल रूल्स आए थे, तो उसमें हर चीज़ का पहले जो है मात्र कम होता था पैसा, हर चीज़ का, पोल्यूशन का, ड्राइविंग मान ले हर तरह के जो ड्राइविंग ये होते हैं कि फेल हो गया है या रॉन्ग साइड ड्राइविंग है या सीट बेल्ट नहीं लगाया है या हेलमेट नहीं लगाया है, पहले इन सब के लिए बहुत कम फाइन होता था। उसको बढ़ा दिया था सरकार ने, 500 रुपया कर दिया था मिनिमम। पहले क्या है 50 रुपया होता था फाइन, 100 रुपया फाइन होता था, इस तरह से। तो उसको बढ़ा, तो ऐसे जो फाइन वगैरह को बढ़ाने के लिए हाँ जो भी है, तो वो जो है आपको मतलब अब उसके लिए अमेंडमेंट नहीं करना होगा, ये कहा जा रहा है। एंड थर्ड है अ बिल which is if enacted and brought into operation would involve expenditure from consolidated fund of India shall not be passed by either house unless the president has recommended to that house the consideration of the bill। कहा जा रहा है कि किसी भी तरह का जो बिल है, ठीक है, जो कि ये कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसा निकालना है, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना वो लाया नहीं जा सकता है हाउस में। पैसों का जो है किसी तरह का जो बिल है पैसों से जुड़ा हुआ, वो प्रेसिडेंट की पहले उसके लिए आपको रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, प्रेसिडेंट को बताना होता है कि हाँ हम इतना पैसे के लिए बिल लाना चाहते हैं, और वो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मिलता है, उसके बाद ही जो है वो हाउस में लाया जाएगा। तो ये सब कहा गया है आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजन एज टू फिनेंशियल बिल। तो जैसे मनी बिल के लिए कहा गया कि मनी बिल जो है बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के आएगा ही नहीं हाउस में, यानी मनी बिल लाने से पहले आपको प्रेसिडेंट के पास भेजना होता है अप्रूवल के लिए कि हाँ हम ऐसा बिल लाना चाहते हैं। उसी तरह फिनेंशियल बिल भी, जो मनी बिल नहीं है लेकिन पैसों से जुड़ा बिल है, उसको भी या जहाँ भी आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत का जो पैसा है, बैंक अकाउंट है मेन उसका खजाना है, राजकोष है, अलग ट्रेजरी, जो भी कई अलग अलग वर्ड है उसके लिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, उससे आपको पैसा कोई भी अगर तरह का खर्च करना है तो वो पहले प्रेसिडेंट से उसको लाने से पहले, हाउस में पेश करने से पहले आपको प्रेसिडेंट को बताना होता है और उसका अप्रूवल लेना होता है। तो ये हो गया प्रोसीजर इन फिनेंशियल मैटर्स। तो हमने देख लिया कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, पहले हमने देखा एक सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर 107 से 111, जो एक ऑर्डिनरी बिल उसको लोग कह देते हैं, हालांकि ऑर्डिनरी शब्द का कोई कहीं यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, वहाँ सीधा सीधा बिल वर्ड का यूज़ किया गया है। लेकिन आप किताबों को पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत और बहुत सारी जो किताबें हैं, तो वो उसको लिख देते हैं ऑर्डिनरी बिल, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो या पढ़ने वाले रीडर्स कंफ्यूज ना हो उसके लिए। तो वो 3 तरह का बिल कहते हैं, या तो ऑर्डिनरी बिल है, अगर ऑर्डिनरी नहीं है तो या तो वो मनी बिल होगा या फिनेंशियल बिल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर अब जैसा अभी आप देख रहे हैं सामने, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ वर्ड यूज़ किया है बिल या मनी बिल या फिनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी शब्द कहीं नहीं है, लेकिन लोग लिख देते हैं किताबों में। तो जो एक हमने देखा फर्स्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो किसी भी एक बिल के लिए है कि वो जो है 107 से 111 तक है। उसके बाद है प्रोसीजर इन फिनेंशियल मैटर्स, पैसों से जुड़ा हुआ मामलों में, तो है 112 से 117, 112 से 117, जिसमें जो है आपका एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, एस्टिमेट्स, एप्रोप्रिएशन बिल, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, वोट ऑन अकाउंट और फिनेंशियल बिल का स्पेशल प्रोसीजर जो है, स्पेशल प्रोविजंस, ये दिया गया है। तो यानी इसमें मनी बिल और फिनेंशियल बिल के बारे में दिया गया है इस सेक्शन में। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन शुरू होता है प्रोसीजर जनरली, यानी जनरल प्रोसीजर, जो पार्लियामेंट में एक सामान्यतः हर मामले में यूज होता है। क्या है इसमें? 118 है सबसे पहले रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इसमें जो है कहा जा रहा है कि कैसे जो है पार्लियामेंट का कामकाज चलेगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर इसको कहते हैं, ठीक है। 118 प्रोसीजर जनरल प्रोसीजर में आता है कि जो ये कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनरली कैसे कामकाज होगा
हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का, वो यहाँ दिया गया है, जिसमें कि 118 फर्स्ट है रूल्स ऑफ प्रोसीजर। क्या कहता है फर्स्ट क्लॉज, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट may make rules for regulating, subject to the provisions of this constitution, its procedure and the conduct of its business। यानी कि जो भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो लोकसभा हो, हाउस ऑफ पीपल, या राज्यसभा हो, काउंसिल ऑफ स्टेट, वो अपनी कार्रवाई के लिए, अपनी अपनी कार्रवाई के लिए वो रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है कि हाँ हमारे यहाँ उसके लिए उसको छूट दिया गया है कि जैसे लोकसभा है तो वो अपने लिए नियम कानून बना सकता है कि लोकसभा की कार्रवाई ऐसे ऐसे होगी। राज्यसभा उसके लिए अपने लिए बना सकता है कि हाँ राज्यसभा में भाई ऐसे ऐसे काम होगा। वो यहाँ कहा गया है क्लॉज 1। ठीक है, सेकंड है अनटिल रूल्स आर मेड अंडर क्लॉज 1 द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कहा गया है कि जब तक जो हाउसेज हैं अपने कामकाज के लिए रूल्स नहीं बना लेते हैं, तब तक जो है जो ये संविधान शुरू होने से पहले जो भी ये रूल्स थे पार्लियामेंट वगैरह के या डोमिनियन ऑफ इंडिया के लेजिस्लेचर के, यानी पहले जो था आज़ादी के बाद और संविधान बनने से पहले, वही रूल्स लागू होंगे। तो ये सब उस समय के लिए था। थर्ड है द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल मे मेक रूल्स एज टू द प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू ज्वाइंट सिटिंग्स ऑफ एंड कम्युनिकेशंस बिटवीन द टू हाउसेज। यहाँ क्या कह रहा है कि जो है हाउसेज जो हैं अपना कामकाज कैसे होगा वो तो अपना तय वो करेंगे। देखिए रूल्स जो होते हैं वो लॉ नहीं होते हैं, समझिएगा बात को। रूल्स और लॉ में फ़र्क होता है, रूल्स और एक्ट। यहाँ जो भी वर्ड यूज़ किया जा रहा है ध्यान देंगे, यहाँ रूल्स की बात कही जा रही है। तो ये रूल जो है आपसी सहमति से बनते हैं, ये लॉ नहीं होते हैं, उनके लिए बिल नहीं होता है। ठीक है, ये हाउस का अपना सहमति होता है कि हाँ जब लोकसभा बनी तो वो लोग आपस में तय कर लेते हैं कि हाँ देखिए ऐसे ऐसे कामकाज होगा। कल को मान लीजिए लगता है हाउस को कि नहीं हमें कुछ इसमें बदलाव करना चाहिए, तो अपना सिंपल वो आपस में बातचीत बहस से वो अलाउ कर लेंगे अपना, उसके लिए ना कोई बिल ना कुछ रूल्स हैं। तो जैसे यहाँ कहा फर्स्ट क्लॉज में कहा कि दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट के, उनको अपना अधिकार होगा अपना कामकाज का तौर तरीका तय करने का। ठीक है, थर्ड क्लॉज कहता है कि जहाँ ज्वाइंट सिटिंग की बात है, दोनों हाउसेज को एक साथ ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाया जाता है, उसमें कामकाज कैसे होगा या दोनों हाउसेज के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से होगा, ये तय करने का अधिकार प्रेसिडेंट को होगा। वो भी बोले कि प्रेसिडेंट जस्ट बाय ऑर्डर हो जाता है, उसमें भी कोई ना रूल है, मतलब नो कोई बिल है ना कोई एक्ट है। तो वो रूल्स जो है हमेशा वो डायरेक्टली बन जाते हैं। फोर्थ है एट ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल और इन हिज एब्सेंस सच पर्सन एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय रूल मेड एंड शैल प्रिसाइड। यहाँ जो फोर्थ क्लॉज में खास बात कही गई है कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगा, जैसा आपने पढ़ा था, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग 108 में आपने पढ़ा ना कि जब कोई बिल में डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक सिचुएशन यानी दोनों हाउसेज के बीच में फंस जाता है या कुछ और तरह का मामला है जहां राष्ट्रपति को लगता है कि दोनों हाउसेज के बीच में ठीक से बात नहीं हो पा रही है, तो ज्वाइंट सिटिंग उसका बुलाते हैं। जब भी ज्वाइंट सिटिंग होगा राष्ट्रपति सिर्फ वो ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है, ठीक है, और वहाँ कुछ नहीं करता है। ज्वाइंट सिटिंग जब होगा तो वहाँ उस समय लोकसभा का जो स्पीकर होते हैं वही प्रिसाइड करते हैं, समझ गए। ज्वाइंट सिटिंग में उसमें हेड कौन होता है, जो स्पीकर होता है, उसमें जो लोग चेयरमैन नहीं आते हैं, ठीक है। जो लोकसभा का ही स्पीकर होता है वही ज्वाइंट सिटिंग में प्रिसाइड करता है। यानी जिस समय ज्वाइंट सिटिंग है उस समय पार्लियामेंट के अंदर बॉस कौन हो जाता है, स्पीकर हो जाता है। ये बात ध्यान में रहेगा, पूछा गया है कई बार कि ज्वाइंट सिटिंग में कौन प्रिसाइड करता है मीटिंग को पार्लियामेंट के। तो ज्वाइंट सिटिंग जब होता है तो उस समय जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वही जो है प्रिसाइड करते हैं। नहीं, कहने का मतलब है चूंकि दोनों हाउस बैठ रहा है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बैठ रहा है और हाउस ऑफ पीपल भी बैठ रहा है एक साथ।
अरे लोकसभा का तो जब वो हेड है तो वो तो करेगा ही। हाँ, ज्वाइंट सिटिंग भी जब होगा तो वहाँ चेयरमैन का वैल्यू नहीं रहता है, वहाँ जो है स्पीकर का ही, या मतलब कहने का मतलब है स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं है अवेलेबल तो जिसको तय किया जाएगा कि हाँ स्पीकर नहीं रहते हैं तो ये कामकाज देखते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा का ही चलता है, ये कहने का मतलब। समझ में आ गई बात? हाँ, ज्वाइंट सिटिंग जब होता है तो वहाँ जो है प्रिसाइड जो करेगा वो लोकसभा का होगा, या तो स्पीकर अगर है तो स्पीकर करेंगे, नहीं है तो अगर जनरली डिप्टी स्पीकर करते हैं तो डिप्टी स्पीकर करेंगे, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो और जिसको किया जाता है सामान्यतः, जिसको भी रूल्स में तय किया हुआ है कि हाँ ये दोनों नहीं रहेंगे तो ये प्रिसाइड करेंगे, या इनको, या ये लोग अपॉइंट करेंगे कि हाँ ये आज का कामकाज ये तय करेंगे। तो जो भी ये कहने का मतलब जो लोकसभा का रूल्स है उसी अनुसार जो भी व्यक्ति है वो प्रिसाइड करेगा। तो ज्वाइंट सिटिंग कहने का मतलब आपको ये है कि ज्वाइंट सिटिंग में लोकसभा का पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि देखिए लोकसभा का संख्या भी ज़्यादा होता है, 550 उधर 250 ये, तो वोटिंग अगर होगा तो डेफिनेटली लोकसभा के वालों का उसमें हावी हो जाएगा पक्ष। और दूसरी तरफ जो उनका हेड होता है, जो स्पीकर या जो भी है, वही वहाँ ज्वाइंट सिटिंग में भी, तो इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग में बिल पास हो जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा अगर अटका रही है किसी बिल को तो ज्वाइंट सिटिंग में फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग है, वहाँ संख्या की बात है, तो संख्या में तो लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा हैं। इस तरह से देखिए पावर का बैलेंस भी ऐसे मेंटेन किया गया है, समझ गया, कि राज्यसभा बहुत ज़्यादा ये अटका नहीं सके, क्योंकि हाउस ऑफ पीपल जो है बेसिकली वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड, तो उनको यहाँ वजन ज़्यादा दिया गया है। कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि देश में क्या होगा, कैसा नियम कानून आएगा, क्या होगा, वहाँ दोनों हाउसेस के बीच में मामला फंस जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहाँ फिर वजन दे दिया गया लोकसभा को ज़्यादा, कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सिटिंग में वोटिंग होगा, तो नेचुरल है इनकी संख्या ज़्यादा है वोटिंग, या इनका स्पीकर है वो जैसे करवाएगा लोग ज्वाइंट सिटिंग में वैसे ही कामकाज होगा। ठीक है, तो इसके लिए ये इस तरह से दिया गया है ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग में आपको मैंने बताया कि वहाँ हाउस ऑफ पीपल का जो है पलड़ा भारी हो जाता है, जो वहाँ का स्पीकर है वही दोनों हाउसेस का उस समय बॉस होगा, और वहाँ जो वोटिंग जैसे होगा यानी वो जैसे कहेगा वैसे कामकाज होगा उस समय ज्वाइंट सिटिंग में। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्टेड मेंबर्स को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। इसी तरह हमारे डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लोगों को ऑफिसर्स के ऊपर रखा गया है। ऑफिसर्स होते हैं लेकिन उनके ऊपर रख दिया गया कि आप कितने ही काबिल हों, पढ़ के आप बहुत और आईएएस और आईपीएस और जो भी बन गए, लेकिन आपके ऊपर एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी हो सकता है कि वो आपके ऊपर चुना के आ जाएगा, तो मंत्री नेता बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, आपका बॉस रहेगा। बॉस जो है वो बनाया गया है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, इसलिए किया गया है ताकि जनता का सरोकार सबसे ऊपर रहे। अफसर, क्योंकि अफसर होते हैं परमानेंट, अफसर जो होते हैं वो होते हैं परमानेंट, तो वो क्या होता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि वो अपना लक्ष्य से भटक सकते हैं, कि भाई अब तो हम सरकार में आ गए, चुन अब आ गए, अपॉइंट हो गए, अब हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। जो होता है आप देखिए 99% गवर्नमेंट का यही एटीट्यूड है लोगों का, कि अब हम तो, हमको कौन क्या कर सकता है, हमको कुछ नहीं कोई कर सकता है, अपना मर्जी से हम काम करेंगे जैसे करना है। तो वहाँ क्या होता है कि लोगों का भला, लोगों के लिए क्या काम करना है, क्या होना है देश के लिए, समाज के लिए, वो भूल जाते हैं, तो रियलिटी है। लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके साथ क्या है, उनको हर 5 साल पर जनता को जवाब देना है, और 5 साल क्या क्या उससे पहले भी कितनी बार सरकार गिर जाती है? पीपुल फेवर में नहीं है कि नहीं नहीं आप गठबंधन किए हुए नहीं, इनसे अलग हटा लीजिए, अलग हट गए। जैसे देखिए अभी मान लीजिए हम देखें कि नीतीश कुमार और आरजेडी साथ में थे, अब लोगों का मन बदला, आरजेडी बहुत ये नाटक कर रही है तो नीतीश कुमार छोड़ दिए, बीजेपी के साथ हो गए, सरकार बदल के 5 साल कहाँ रहे, बीच में ही बदल गई। ये लोग जो पावर में थे, डिप्टी सीएम बने बैठे थे तेजस्वी, अब बाहर बैठे ऐसे ही।
तो कहने का मतलब है कि जनता के प्रति जवाबदेही है उनकी। और वो 5 साल तो मान लीजिए नॉर्मल प्रोसीजर में पहले होता था कि हर 5 साल पर चुनाव, अब तो इतना तेजी से राजनीति बदलती है कि अब साल 2 साल का भी ठिकाना नहीं रहता है, कब जनता का मूड पलट जाए और कब सरकार बदल जाए। तो इन लोगों की जनता के प्रति जवाबदेही है कि आज आप जैसा कीजिएगा कल आपको जनता को जवाब देना होगा, और जनता आपको वोट से जो है समझा देगी कि आप सरकार बनाने लायक है कि नहीं। तो इसीलिए इन लोगों को ऑफिसर्स के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर रखा गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी क्या है कि उसका एक अलग है कामकाज करने का तरीका, और वो जो है ऐसा ना हो जाए कि पढ़ लिख के अपने गुमान में हो जाए और भूल जाए ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द कंट्री को। इसके लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और इसीलिए सब खार खाए रहते हैं जितने ऑफिसर्स हैं कि देखो नेता मंत्री हमको गलियाते बोलते रहता है, हम पर चढ़ा रहता है, पढ़ा लिखा है नहीं है लेकिन हम पर चढ़ा रहता है, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। और इसलिए आप बोले कि विधायक है ये है जो डांटते रहते हैं, डांटते भी सही बात है, आईएएस हो डीएम हो कोई हो उसको बोलते रहते हैं, क्योंकि ही इज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ही हैज़ टू आंसर द पीपल ऑफ इंडिया। उसको जनता को जवाब देना पड़ता है, और इसलिए वो डांटता गलियाता है कि तुमको क्या अधिकारी, तुम तो बन गए हो साला, तुमको अपना सैलरी मिलते रहेगा, पेंशन मिलते रहेगा, कल को मेरी सरकार गिर जाएगी, हमको जवाब देना होगा जनता को। जनता हमको कहेगा, हमको जो है पता चलेगा सरकार गिर जाएगी तो रोड पर आ जाएंगे, और रोड पर ही आने का बात नहीं, बात है कि हम आखिर ये सब कुछ जनता के लिए है ना, ये सरकार जनता के लिए है, ये सब कुछ ऑफिसर तुमको जो वर्दी मिला हुआ है, तुमको जो गाड़ी मिला हुआ है, तुमको जो ये रेसिडेंस मिला हुआ है हमको या तुमको, मंत्री हो चाहे अफसर हो, वो सब कहाँ से हो रहा है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आप सब जनता के पैसे का खा पी रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अफसर हो। तो आप जो एटीट्यूड होता है, लेकिन लोगों को समझ नहीं, कोई बोल दे कि तुम ये जो भी ये नाखून से लेके सिर पर जो तुम्हारे है ना, ये सब हमारे पैसों से है, आम आदमी के पैसों से है, अपने पैसे का एक भी चीज़ नहीं तुम पहनते हो या आप रखते हो। तो ये जिस दिन जनता को समझ में आ जाए कि हम पहनाते हैं इन लोगों को कपड़ा, हम इन लोग को खाना पीना देते हैं, हम इन लोग को रहने का देते हैं, हम इन लोग को घर बार देते हैं, गाड़ी देते हैं, सबको अफसर का कहाँ से आ रहा है? अफसर बात कार्यकाल का नहीं, उसको सैलरी कहाँ से मिल रहा है? उसको जो भी कुछ मिल रहा है उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है, किसके लिए अपॉइंटमेंट हो रहा है? आम आदमी के लिए ना अपॉइंटमेंट हो रहा है। आखिर ये सरकार किस लिए बन रही, सरकार किस लिए एग्जिस्टेंस में है? इट इज़ फॉर द पीपल, द पीपल आर सुप्रीम। और इसके लिए ये आप जो कहे कि सर उसको क्यों बॉस बनाया गया, इसके लिए बॉस बनाया गया क्योंकि ये देखा गया है, नई बात नहीं है ना, कि जो पढ़ लिख जाते हैं वो अपने ही घमंड में चूर हो जाते हैं कि हाँ हम तो अब काबिल हैं, और ये जो सामने गरीब जनता दिख रही है, रिक्शा वाला है, आईएएस रहेगा उसको लगे अरे ये तो रिक्शा वाला है, अरे ये तो सफाई वाला है, अरे ये तो ये है, अरे उसी के पैसे का तुम खा पी रहे हो, तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं, उसी की मेहनत का कमाई का, जो सड़क साफ कर रहा है, जो रिक्शा चला रहा है, जो टेम्पू चला रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, उसके पैसों से तुम सबका घर चल रहा है। इसीलिए जो ईमानदार होते हैं, जो अपना कर्तव्य जिनको समझ में आता है, वो इस बात को रखते हैं कि वी आर हेयर बिकॉज ऑफ दीज ऑर्डिनरी पीपल। हम इन्हीं के लिए यहाँ हैं, जो भी हम आज पद पर बने हुए हैं, जो ये मिला हुआ है वर्दी और जो फैसिलिटी, और सरकार के दामाद बने हुए हैं, ये इन्हीं आम जनता, गरीब जनता के लिए है, जो कि बेचारी सड़क पर चलती है, जो कि गरीबी में रहती है, उन्हीं के पैसों से आपको ये सब फैसिलिटी मिल रहा है, हर आदमी के, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जो भी हो, आम जनता है। तो दिस गवर्नमेंट इज, लोग सरकार की ओर ताक रहे, अरे नीतीश कुमार हमको सरकार पैसा देंगे कि नहीं, अरे इस चीज के लिए, अरे वो पैसा तुमको क्या देंगे, वो तुम्हारे पैसा से खिलवाड़ कर रहे हैं। पैसा उनको का अपना घर से किसी का आ रहा है, किसी को भी, चाहे मोदी हो कोई भी हो, मैं किसी नेता की यहाँ फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, जो भी सरकार, सरकार मतलब क्या है, जनता का, इट इज ऑफ द पीपल, एवरीथिंग इट बिलोंग्स टू द पीपल। लेकिन वहां बैठ के अफसर ऐसे टाइट हो जाते हैं, लगता है कि भाई कौन 7वें आसमान पे पहुंच गया, और जनता जो जा रही बेचारी गरीब जनता निरीह, उसको कोई पूछने वाला नहीं।
रिक्शा वाला बेचारा, उसको डर लगता है जाते हुए अफसर के सामने कि अरे कैसे जाए, क्योंकि उसको समझ नहीं है कि अफसर जो बन रहा है मेरे लिए बन रहा है। और ये समझते हैं जो नेता होते हैं, और इसीलिए वो टाइट किए रहते हैं अफसरों को कि अपना काम कीजिए बढ़िया से, इसलिए नेता के आगे पीछे करते रहते हैं अफसर। इसीलिए जो है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या एग्जीक्यूटिव है, जो मतलब इसमें हम पॉलिटी में कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो जो पॉलिटिक्स के माध्यम से एग्जीक्यूटिव यानी जो, हाँ इलेक्टेड भी कह सकते हैं, तो इलेक्टेड जो एग्जीक्यूटिव, इलेक्टेड नहीं उसको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसका स्टैंडर्ड टर्म यूज़ करते हैं, जो 5 साल पर या जब भी चुना के जो जाते हैं उनको इसीलिए हायर पोजीशन पर रखा गया है परमानेंट एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि वो, हाँ वो तो भाई जो बन गए एक बार अफसर बन गए जिंदगी भर अफसर रहेंगे, तो उनको डर भय लाज शर्म सब खत्म हो जाता है, ढीठ हो जाते हैं, फिर लग जाते हैं संपत्ति जुगाड़ने में कि कितना संपत्ति जुगाड़ ले कि 7 पुश्त मेरा बैठ के खाए, फिर तो और कुछ वो भूल ही जाता है। सबका यही हाल है 99.99%। बोले ना आपको कि सरकार में जाने के बाद सिर्फ एक कंसर्न रहता है कि कितना पैसा लूट के यहाँ से वहाँ से बटोर के और रख ले। तो किसका पैसा बटोरते हैं? इन्हीं आम आदमी का, जो सड़क पर है, जो काम कर रहा है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो दुकानदार है, हर आदमी उसी का पैसा है। तो ये समझ नहीं, और आम आदमी भी भूला बैठा है बेचारा, अशिक्षित है, उसको समझ नहीं है, वो देखता है इतना रुआब में अफसर और सब मंत्री और नेता को लगता है कौन देवता आ गया। तो नहीं पता कि तुम ही उसको कपड़ा पहना है, वो अभी कपड़ा उतर जाएगा उसका भी, हट गया सरकार से तो उसको पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं रहता है, जो टाइट होके घूमते रहता है बॉडीगार्ड के साथ। तो यही समझ की कमी है, और ये दुर्भाग्य है देश का कि भाई लोगों को अगर पढ़ता लिखता लोग है नहीं तो समझेगा कहाँ से, जानेगा कहाँ से। खैर, तो दिस इज द डेमोक्रेसी, जो मैंने आपको डेमोक्रेसी के कड़वे और खरे सत्य हैं वो बताया कि दिस इज व्हाट इज डेमो। हाँ ये बात अलग है कि भाई जो भी है अफसर भी कहेगा कि हम काम कर रहे हैं तो काम करो, उसका सैलरी हम ले रहे हैं, ठीक बात है। अगर आप काम कर रहे हैं आपको काम करने का मिल रहा है, बट हु इज योर एम्प्लॉयर, आपको नौकरी पर रखा कौन? आम आदमी। आप आम आदमी के लिए आपका पोस्ट बनाया गया, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, जो भी हो। यू ऑल दिस बिलोंग, इट इज देयर बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो इस बात को अधिकारी समझते हैं, या नेता हो या मंत्री हो समझते हैं इस बात को, वो अपनी ईमानदारी से अपनी निष्ठा बरकरार रखते हैं, और लोग भी उनको वैसे ही सर पे ताज की तरह बिठाए रखते हैं। ठीक है, और जो इस बात को भूल जाते हैं कल को जनता भी उनको सबक सिखा देती है। तो दिस इज खैर, तो यहाँ मैंने आपको बताया इसलिए कि जो बताया कि जो पार्लियामेंट है उसमें जो, हालांकि उसको लोअर हाउस कहा जाता है, समझिए जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं तो उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया है कि जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस हर जगह दुनिया में कहा जाता है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको लोअर हाउस कहा जाता है, और जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन से हमने लिया, ब्रिटेन वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, जो वहाँ का अपर हाउस है, जो इलेक्टेड नहीं होते हैं, जो फैमिली से रिकमेंडेड होते हैं, जो भी सिस्टम है वहाँ का, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और जो निचला हाउस है जैसे यहाँ, उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्रिटेन का सिस्टम। तो हाउस ऑफ लॉर्ड है जिसमें कि खानदानी लोग, बड़े बड़े जिनको सर का उपाधि, ये उपाधि वो उपाधि मिलता है, ऐसे लोगों को या बड़े फैमिलीज, उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और जो कॉमन लोग के वोट से आते हैं उनको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वैसे यहाँ जो है कि हाउस ऑफ पीपल कहते हैं लोग, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, तो लोअर हाउस अपर हाउस, लेकिन लोअर हाउस को ही रियलिटी में आपके ज़्यादा पावर दिया गया है हमारे, ताकि वो जनता की सपनों को, जनता की एस्पिरेशंस को पूरा कर सके, क्योंकि वो जनता के द्वारा डायरेक्टली चुन के आते हैं, जनता उनको वोट करके भेजती है।
तो दिस इज आर्टिकल 118 हमने देखा रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जिसमें पार्लियामेंट के कामकाज के रूल्स को तय करने की बात दी गई है कि हर हाउस अपना अपना कैसे कामकाज होगा वो तय कर सकेगा। ज्वाइंट सिटिंग में कैसे कामकाज होगा वो जो है उस मतलब ज्वाइंट सिटिंग में कैसे होगा और कैसे कम्युनिकेशन वो प्रेसिडेंट तय करेंगे। और जब ज्वाइंट सिटिंग होगी उस समय अंदर जो है वो इंचार्ज कौन हो जाता है, बॉस कौन हो जाता है, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, या उसकी जगह पर जो भी कोई हाउस ऑफ पीपल का जो तय किया हुआ हो रिप्रेजेंटेटिव। यानी ज्वाइंट सिटिंग में हाउस ऑफ पीपल को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, ये कहता है आर्टिकल 118। नेक्स्ट है आर्टिकल 100। हाँ हाँ ओके, सो नेक्स्ट इज आर्टिकल 119 regulation by law of procedure in parliament in relation to financial business। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो फिनेंशियल बिजनेस है उसको तय करने के लिए जो है वो लॉ बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट। जैसे मैंने कहा कि नॉर्मल जो कामकाज है उसको करने के लिए पार्लियामेंट अपने रूल्स के अनुसार ही तय कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक नया चुनाव हुआ और हाउस ऑफ पीपल कंस्टिट्यूट किया गया, सबको शपथ दिलाया गया, स्पीकर जो है चुन लिया गया, तो उसके बाद वो लोग बैठ के अपना एक 5 साल के लिए कामकाज का तरीका तय कर सकते हैं कि देखिए आने वाले 5 साल में हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे, ये सब चीज़ें करना होगा, ये सब चीज़ें नहीं करना होगा वगैरह तय कर सकते हैं। ठीक है, वो छूट दिया गया, अभी आपने देखा 118 में। 119 कहता है कि रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फिनेंशियल बिजनेस। जो फिनेंशियल कामकाज यानी कि फिनेंशियल बिल से जुड़ा हुआ या पैसा कैसे निकाला जाएगा फंड से, इन सब से जुड़ा हुआ जो अगर कोई भी तरह का अगर तय करना है नियम कानून तो वो लॉ के द्वारा होगा। यानी पैसों से जुड़ा हुआ वो आपसी बातचीत से नहीं होगा, वो उसके लिए बिल और लॉ। वही कह रहा है देखिए कि रेगुलेशन बाय लॉ, यानी लॉ का मतलब हो गया बिल एंड एक्ट। रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब नियम कानून तय करना कैसे कामकाज होना है। रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फिनेंशियल बिजनेस। देखिए, पार्लियामेंट में फॉर द पर्पज ऑफ timely completion of financial business regulate by law the procedure of and the conduct of business in each house of parliament in relation to any financial matter or to any bill for appropriation of money out of consolidated fund of India, and if and so far as any provision of any law so made is inconsistent with any rule made by house of parliament under clause 1 of article 118 or with any rule or standing order such effect in under a such provision shall prevail। तो यहाँ सिंपल में आप इसको समझ लीजिए खाली इतना कि फिनेंशियल कामकाज से जुड़ा हुआ, यानी कि कैसे बजट पेश किया जाएगा, कौन पेश करेगा, कैसे पेश करेगा, कैसे वोटिंग होगा, क्या होगा, मतलब ये सब फिनेंशियल मैटर से जुड़ा हुआ, चाहे वो मनी बिल हो या फिनेंशियल बिल हो, इनसे जुड़ा हुआ जो प्रोसीजर है उसमें अगर कोई भी चीज़ नया बदलाव करना है, ठीक है, तो वो जो है उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा पहली बात। और नहीं तो जो हाउसेज में पहले से रूल्स बने हुए हैं, यानी लोकसभा के उसको कहते हैं कंडक्ट रूल्स बोलते हैं, ठीक है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स कहा जाता है। तो चाहे वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल हो लोकसभा का या राज्यसभा का, वहाँ जैसे पहले से रूल बना हुआ है उसी अनुसार कामकाज होगा। ठीक है, अगर उसमें कोई बदलाव करना है तो जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल बिल के और सब चीज़ों के उसमें जो है, मान लीजिए जैसे कि कोई बिल हो, जैसे मैंने देखा है कहीं कोई बिल हो और उसको जो है पास कराना है तो कैसे वोटिंग होगा। मान लीजिए लोग कहते हैं कि हम मेज थपथपा के हम वोटिंग करना, मेज थपथपाने का मतलब वोट देना हो गया। ठीक है, कभी कोई तय कर सकता है कि नहीं हाथ उठाना होगा सबको, जो हाथ उठाया और हाथ का काउंटिंग देखा जाएगा, जहाँ ज़्यादा लोग हाथ उठाए उसको मान लिया जाएगा वोट हो गया। यानी ये सब नॉर्मल बिल के केस में ये सब वो अपने सहमति से ही सिर्फ तय कर ले सकते हैं कि ठीक है हाथ उठाने से नहीं होगा, सबको आके यहाँ पर साइन करना होगा। मान लीजिए कल को कह देता है कि हाथ उठाने से सब नहीं होगा, कल को
आपको यहाँ के लिखित में साइन जो जो करेगा और तब गिना जाएगा कितने लोग किए हैं और उसमें वोटिंग माना जाएगा। तो ये सब जो है नॉर्मल बिल के केस में, यानी एक बिल के केस में जो है वो अपने मर्जी से अपना हाउस तय कर सकता है। लेकिन फिनेंशियल बिजनेस जहाँ है, पैसे का लेन देन का बिजनेस है या बजट पास करने या वहाँ अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए आपको लॉ लाना पड़ेगा पार्लियामेंट। यही कहा है, रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फिनेंशियल बिजनेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका इधर आर्टिकल 120, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। देखिए यही ना पूछा था, आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि किस आर्टिकल के तहत स्पीकर जो है अलाउ कर सकता है किसी को कि अपने मदर टंग में बोले। आया था ना क्वेश्चन पीटी में, तो उसका यही था आपका 120, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। किस तरह का लैंग्वेज पार्लियामेंट में यूज़ किया जाएगा, उसके लिए भी प्रोविज़न 120 में दिया गया। देखिए इससे पूछ दिया था। फर्स्ट क्लॉज कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन पार्ट 17, आगे जाके हम अभी 5th पार्ट कर रहे हैं ना, पार्ट 17 में लैंग्वेजेस को लेके एक पूरा पार्ट है। तो कह रहा है वहाँ जो भी कुछ भी कहा गया हो, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 348। आर्टिकल 348 भी आगे देखेंगे। बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इन इंग्लिश। कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में जो भी कामकाज होगा वो जनरली या तो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। प्रोवाइडेड दैट द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट और स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल और पर्सन as case may be may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the house in his mother tongue। बस यही पूछ दिया था आपसे कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है कि अगर वो अंग्रेजी या हिंदी में नहीं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है तो उसको चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट का या स्पीकर या और कोई जो इस तरह वहाँ उस कुर्सी पर बैठा हुआ है वो अपने मदर टंग में बोलने के लिए अलाउ कर सकता है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 120 क्लॉज 1 में। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली यहाँ और दूसरा क्लॉज है जो कि बस पढ़ देता हूँ मैं कि अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स दिस आर्टिकल शैल आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव इफेक्ट एज इफ द वर्ड्स और इन इंग्लिश वर ओमिटेड देयर फ्रॉम। तो यहाँ जो है और इन इंग्लिश वो मान लिया जाएगा कि संविधान के 15 साल होने के बाद उसको हट गया है, ऐसा उसमें माना जाएगा। यानी कि सिर्फ वहाँ ट्रांजैक्टेड इन हिंदी। पहले क्या था कि चूंकि अंग्रेज थे, बहुत सारे एंग्लो इंडियंस थे और उस समय उस तरह का कल्चर था इंग्लिश का, तो 15 साल का लिमिट यहाँ दिया गया था कि 15 साल तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और 15 साल बीत जाने के बाद संविधान के यानी 1950 के बाद 15 साल बीत जाने के बाद ऐसा माना जाएगा कि इंग्लिश वहाँ नहीं है, सिर्फ हिंदी है। तो ट्रांजैक्टेड इन हिंदी या ठीक है, तो और इन इंग्लिश माना जाएगा कि वो नहीं है, वो 15 साल तक के लिए ही है वैलिड। तो खैर कहने का मतलब है कि ये कहा गया एक तरह से, अब इसको देखिए कोई उठा नहीं रहा है बात को, है ना, क्योंकि कंट्रोवर्सी उठ जाएगा हिंदी को लेके। लेकिन जो अभी इन इफेक्ट है यहाँ पर वो ये कहा गया है कि जो है पार्लियामेंट का कामकाज जो है वो हिंदी में होगा। और अगर कोई हिंदी में नहीं कर सकता है तो उसको अपने मदर टंग में जो है वो चेयरमैन, चाहे वो राज्यसभा में है तो चेयरमैन और लोकसभा में है तो स्पीकर या और कोई आदमी उसको अपने मदर टंग में एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भाषा कौन सी इस्तेमाल होगी, किस भाषा में बोलेंगे लोग पार्लियामेंट में या कामकाज होगा, वो जो है आपका हिंदी सामान्यतः है, या अगर हिंदी में नहीं कर सकते हैं तो वो जो है आपके मदर टंग में अलाउ किया जा सकता है। जैसे लोग बोलते ही हैं सब अपने अपने मदर टंग में, बहुत लोग बोलते हैं, तो वो जो है आपके आर्टिकल 120 में दिया है, जो देखिए आपको इस बार पूछ दिया था। तो आप कहते हैं कि सर कौन कौन सा आर्टिकल याद करना है।
अब देख रहे हैं कि ये सब मिसलेनियस आर्टिकल पूछ दे रहा है आपसे, तो कम से कम आपको जानना है आपको कि उस आर्टिकल में क्या दिया गया है। आपको वर्ड बाय वर्ड आर्टिकल का अंदर नहीं याद रखना है, लेकिन जैसे अभी मैं बताया कि लैंग्वेज हिंदी यूज़ करना है, हिंदी नहीं तो स्पीकर या चेयरमैन अलाउ कर सकते हैं मदर टंग। ये किस आर्टिकल में है? 120 में। ये आपको इतना बात याद रखना ही है। तो ये आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि नोट बना ले सकते हैं अपना शॉर्ट, कि हाँ 120 का नाम लिख लिए, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, और उसमें लिख लिए कि हाँ जो नॉर्मली हिंदी या स्पीकर या चेयरमैन के अलाउ करने पर मदर टंग में अपना लोग पार्लियामेंट में यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज। ऐसे आप अपना लिख लिए कि ये याद रहना चाहिए इतना अभी। और तो अभी तक का तो जितना आर्टिकल है मैंने बोला, ये आपको सब याद रखना है, क्योंकि ये कभी भी पूछा जा सकता है। अब ऐसा हो गया है बीपीएससी का, तो ये आपको याद इतना रखना है। मैंने कहा वर्ड बाय वर्ड नहीं कि पूरा, यूपीएससी में तो आपको वर्ड बाय वर्ड वहाँ याद रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ उसका एक क्या है उसमें दिया हुआ वो आपको समझदारी से इसका याद रखना है। तो ये हो गया आर्टिकल 120, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, पूछा गया है रिसेंटली। नेक्स्ट इज 121, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। अब ये कहता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है पार्लियामेंट में। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो दिया गया है, आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ कहता है कि रिस्ट्रिक्शन भी होगा। क्या डिस्कस कर सकते हैं, क्या डिस्कस नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में। ये देखिए, पहले आपने क्या पढ़ा, पार्लियामेंट का प्रोसीजर फर्स्ट पढ़ा कि वहाँ बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा बोलने का। यहाँ आप देखिए क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। क्या कहता है, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट with respect to conduct of any judge of Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties, except upon a motion for presenting an address to the President praying for removal of that judge hereafter provided। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का अपने जो ड्यूटी वो परफॉर्म कर रहे हैं, यानी जब वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना काम कर रहे हैं, उस दौरान उनका क्या कामकाज रहा, यानी उनके बारे में किसी तरह का कमेंट किए, ठीक कर रहे हैं गलत, इस तरह का कोई भी डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता है। समझ गए? तो यहाँ जो है समझिए ये आर्टिकल क्या है, ये जुडिशरी को पूरी तरह से इम्यूनिटी देता है पार्लियामेंट में क्रिटिसिज्म या बहस से, कि जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी पर किसी तरह का प्रेशर यहाँ से नहीं डाल सकता है। कि आप पार्लियामेंट में उसके बारे में बहस कर रहे हैं कि ये कोर्ट चल रहा है, ये ऐसे कर रहे हैं, वो जज ऐसे कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो ऐसा किसी तरह का, यानी कि इसको कहते हैं, इसको तरीका ये है कहने का, कहते हैं जिसे बहुत लोग कमेंट मांगते हैं बाहर भी। ऐसे यहाँ तो अभी पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं, कल को अफसर भी होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उनसे कहा जाता है कि ये मुकदमा चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं देखिए मैटर इज सब जुडिस, यानी अभी ये इस पर फैसला चल रहा है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। और अगर कोई कहता है या पार्लियामेंट में कोई बहस करता है तो वहाँ फिर उनको कोर्ट में जो है वो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन कहने का मतलब है कि वो चीज़, वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है। हाँ, नहीं तो वही कह रहे, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 121 क्लियरली आपको कहता है कि आप किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के अपने काम काज, पर्सनल, कोर्ट के बाहर का बात नहीं हो रहा है, कोर्ट के बाहर अगर कोई कुछ करता है, मान लीजिए कहीं कुछ कोई पार्टी चल रहा है, वहाँ कोई जज कुछ गलत व्यवहार करता है, उसके लिए हो सकता है बहस कि भाई जज लोग आजकल मनमाने हो गए हैं, इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, वो किया जा सकता है। लेकिन जब वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि जजमेंट कर रहे हैं कोर्ट में बैठ के, उस समय के उनके कामकाज पर कोई भी तरह का डिस्कशन, चाहे केस मुकदमे को लेके, उस समय ये पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट जब किसी जज को हटाने के लिए कोई मोशन हाउस में चल रहा है। कोई जज को जब अगर हटाने की बात चल रही है कि इनको, उसका मोशन आया हुआ है,
तब फिर उस जज के कार्रवाई को लेके कि ऐसा किया था इन्होंने, वैसा किया था, ये सही किया गलत किया, उस समय किया जा सकता है जब उनको हटाने का बात चल रहा हो मोशन। लेकिन बिना और किसी दूसरे सिचुएशन में जब जज को हटाने का कोई प्रक्रिया नहीं चल रहा है, कोई ना मोशन लाया गया कि हाँ इन जज को हटाना है, तब जो है किसी भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो या हाई कोर्ट के हो, उनके पर कोई उनके मुकदमे की कार्रवाई या मुकदमे के ऊपर कोई बहस जो है पार्लियामेंट में नहीं किया जा सकता है। तो इससे जो है जुडिशरी को, यानी न्याय व्यवस्था को, ये न्याय व्यवस्था को किसी तरह के क्रिटिसिज्म, आलोचना से बचाया गया है कि जब तक वो अपना कामकाज कर रहे हैं उन पर कोई जो है किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट में या उसी तरह स्टेट्स में भी, विधानसभा वगैरह में उस पर बहस नहीं की जा सकती है। ठीक है, खास करके जज मुकदमे को लेके भी बहस ऐसे नहीं होता है, लेकिन हाँ आप किसी और जनता के बारे में या किसी और उसके बारे में कह सकते, हालांकि ये गलत होता है कि आप पार्लियामेंट या विधानसभा के अंदर जो है जो फैसला चल रहा है किसी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो उस पर आप बहस नहीं कर सकते, सीधा सीधा यहाँ मना किया गया। तो इसलिए ये है कि इस क्यों किया गया है, इसलिए किया गया है ताकि जो जज है वो बिना किसी तरह के डर भय से अपना काम काज कर सके, उनके मन में किसी तरह का ऐसा फियर ना हो कि हाँ हमारे इस पर पार्लियामेंट में बहस हो सकता है, हमारे खिलाफ कुछ वहाँ कहा जा सकता है। वो इन बातों से निर्भीक निडर रहे कि हम पर कोई आलोचना नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में, और इसीलिए वो किसी न किसी पार्टी से उनको कोई डर भय लगे, न किसी उनको मंत्री या सरकार से उनको डर भय लगे कि अरे कल को हमारे ऐसा करेगा जज हमारे खिलाफ, क्योंकि जज के मन में जहाँ डर आया तो फिर तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, फिर तो वो सरकार का अच्छा बुरा देख ही नहीं पाएगा जब उसको सरकार से डर लगेगा। तो यही इसीलिए उसको सरकार से एक तरह से निडर बनाया गया है, सरकार से भी और पार्लियामेंट से भी, यानी लेजिस्लेचर यानी इलेक्टेड मेंबर्स, कि उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है अननेसेसरी। तो ये 121 में है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, कोई भी कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उस पर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट जब किसी जज को हटाने का, जैसे एक बार हुआ था जज को हटाने का चल रहा था, बहुत भ्रष्ट जज थे, बहुत सारा उनका गलत पाया गया था, तो उन पर चला था कि क्यों नहीं इनको हटा दिया जाए, लेकिन फिर फाइनली उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई गलत इससे चला जाएगा, मिसाल की कभी जज को भी हटाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो 2 बार ऐसा हुआ, एक बार जस्टिस दिनकरन इधर 10 साल पहले हुआ था, और एक बार बहुत पहले 40 साल पहले किसी जज के खिलाफ हुआ था। तो लेकिन दोनों बार फाइनली मोशन ख़त्म हो गया था, छोड़ दिया गया था कि गलत हम लोग एक नहीं सेट करना चाहते हैं कि कल को जुडिशरी में हो जाए कि जज को पार्लियामेंट में हटाया गया। तो उन्होंने बहस वगैरह सब हुई, लेकिन फाइनली वोटिंग में क्या हुआ, लोगों ने वोटिंग नहीं किया था, वोटिंग भी हुआ था लेकिन फाइनल वोटिंग के दिन जो है वो मेंबर्स ने वोटिंग नहीं किया था, एब्सटेन कर गए थे, यानी वो वोट नहीं किए थे कि नहीं फाइनल इस पर लेना ठीक नहीं होगा कि किसी जज को बेइज्जत करके हटाया गया। इस पर इतना उनका मोशन चल गया, कार्रवाई हो गई, वही काफ़ी है उनके लिए सबक, हटाया जाना ठीक नहीं है किसी इतने बड़े पोस्ट पर जज को जो है। तो ये है किसी जज को अगर हटाने की मोशन चल रहा हो तब उनको लेके पूरा उनका चल सकता है बहस कि हाँ ऐसे जैसे हुआ था, मैंने बताया जस्टिस दिनकरन थे, और उन पर जो है कई जगह जो है ज़मीन हड़पने का, इस तरह का बहुत धांधली करने का अभी उठा था मामला। और उससे पहले जो है बहुत साल पहले एक जज थे, उन पर हुआ था, बंगाल के थे, तो उनके पर भी उठा था काफ़ी, मुखर्जी नाम था, तो काफ़ी हुआ था, लेकिन फाइनली किसी जज को हटाया नहीं गया है। तो उस मामले में आप जज पर सब तरह का बहस कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज पर या उसकी कार्रवाई पर बहस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज आर्टिकल 122, ये भी है जुड़ा हुआ जुडिशरी से, कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दोनों देखिए जुड़ा हुआ आर्टिकल है। जैसे 121 में कहा कि किसी भी जज पर कोई जो है कोई बहस नहीं होगी पार्लियामेंट में, उसी तरह यहाँ दूसरी तरफ कहा है
कि कोई भी कोर्ट पार्लियामेंट में क्या कामकाज चल रहा है उसकी जांच पड़ताल नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। उसी तरह देखिए, जहां 121 में कोर्ट को सुरक्षा दे दिया पार्लियामेंट से, तो 122 में पार्लियामेंट को सुरक्षा दे दिया कोर्ट से कि कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। फर्स्ट क्लॉज कहता है कि द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिजेड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर। कि पार्लियामेंट में क्या कार्रवाई हो रही है, किस तरह से हो रही है, सही हो रहा है कि गलत हो रही है, वो कहीं भी उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। फर्स्ट। सेकंड, नो ऑफिसर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन होम पावर्स आर वेस्टेड बाय और अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रेगुलेटिंग प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस और फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन पार्लियामेंट shall be subject to the jurisdiction of any court in respect to exercise by him of those powers। यानी कि दूसरा कहा गया है कि कोई भी जो ऑफिसर है पार्लियामेंट का, जैसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या और भी कोई है, या मेंबर हैं जो पार्लियामेंट की जितने भी सांसद हैं, किसी को भी जिसको अगर ये अधिकार दिया गया कि हाँ आप तय करिए कामकाज कैसे होगा पार्लियामेंट में, तो उस पर जो है उसने ऐसा क्यों तय किया, इसके लिए कहीं भी कोई कोर्ट उसको सवाल नहीं तय कर सकती है कि हाँ आपने ऐसा क्यों रूल बना दिया, ऐसे कार्रवाई ये गलत है, आपने ऐसा बना इसलिए आप दोष नहीं। तो पहला क्लॉज कहता है कि जो पार्लियामेंट में कोई भी कार्रवाई हो रही है वो सही हो रही है, गलत हो रही है कि क्या हो रही है, उस पर कहीं किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा, कोई भी जो ऑफिसर है पार्लियामेंट का या जो मेंबर है पार्लियामेंट का जिसको ये रूल्स तय करने का, प्रोसीजर तय करने का अधिकार दिया गया, उस पर भी कहीं सवाल कि उसने ऐसा क्यों तय किया या उसने गलत तय किया इस तरह से कामकाज के बाद, वो कहीं उसको किसी कोर्ट में उसको नहीं किया जा सकता है। चलो, तो यहाँ पार्लियामेंट को पूरी तरह से कोर्ट से इम्यून कर दिया गया, सुरक्षित कर दिया गया कि पार्लियामेंट के अंदर जो हुआ उस पर कोई कोर्ट में कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। जिस तरह की 121 में कहा कि कोर्ट के अंदर में क्या हो रहा है वो कहीं पार्लियामेंट में उस पर कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं हो सकती है। कोर्ट के अंदर जो है उस पर पार्लियामेंट में बहस नहीं होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है उस पर कोर्ट में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। तो ये है 121 और 122। ठीक है, तो दोनों आगे पीछे है। पहले है कि कोर्ट में सवाल नहीं उठाया जाएगा, पार्लियामेंट में बहस नहीं होगा, और 122 है कि किसी भी कोर्ट में पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। तो यहाँ हमारा जो है ये चैप्टर 2 जो था पार्लियामेंट, ये खत्म हो गया 122 के साथ। तो पार्लियामेंट जो कि हमारा शुरू हुआ था कहाँ से, 79 से, 79 से 122 हमारा था चैप्टर 2 पार्लियामेंट। तो ये हम देखेंगे फिर से कि जो हमारा ये था आपका पार्ट 5 द यूनियन, जिसका कि चैप्टर 1 था एग्जीक्यूटिव 52 से 78। चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर सेकंड था एग्जीक्यूटिव के बाद पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर, वो शुरू हुआ 79 से और अभी ख़त्म हो गया 122 चैप्टर 2 पार्लियामेंट। फर्स्ट चैप्टर था एग्जीक्यूटिव, सेकंड चैप्टर पार्लियामेंट, और अब जो है चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 3 जो है आपका लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ, तो अब हमारा जो है चैप्टर 3 है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट।
यहाँ क्या है, देखिए ध्यान देंगे कि अभी हमने देखा चैप्टर 1 जो था एग्जीक्यूटिव के बारे में, जो 52 से प्रेसिडेंट का पावर्स वहाँ एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट। चैप्टर 2 जो हो गया पार्लियामेंट यानी जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाती है, उसका दे दिया। अब चैप्टर 3 है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें एक ही आर्टिकल है, ठीक है, चैप्टर कहने के लेकिन सिर्फ इसमें एक आर्टिकल है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव का हेड है उसको भी कुछ कानून बनाने के अधिकार है, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो आपको पता है वो क्या है, ऑर्डिनेंस। यानी कि जब पार्लियामेंट जो कि कानून बनाती है वो अगर सेशन में नहीं है तो उस समय कानून कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट, और स्टेट में गवर्नर। तो ये एक उसको दिया हुआ है कि जब भी पार्लियामेंट यानी कि जो लेजिस्लेचर है वो सेशन में नहीं है और कानून बनाने की ज़रूरत है तो उस समय ये उसके प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही कानून बन जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। तो वो यहाँ आर्टिकल 1, 2, 3 है। 123 बहुत आसान है याद करना, 1, 2, 3। 1, 2, 3 स्पेशल क्या है, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस का पावर, यानी वो उसका वचन ही शासन हो जाता है, ठीक है, उसका वचन ही शासन। तब किस आर्टिकल में है, 123। जो प्रेसिडेंट ने कह दिया वही कानून हो जाएगा इस देश में, ठीक है। तो आपको याद कराने के लिए बोल दिए कि उसका वचन ही उसका शासन किसमें है, 1, 2, 3। तो चैप्टर है आपका चैप्टर 3, इसको है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। इस पार्ट 5 का चैप्टर 3, चैप्टर 1 था एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 2 था पार्लियामेंट, चैप्टर 3 है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसमें एक ही आर्टिकल है, वो कहता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये आर्टिकल जो है ये कहता है कि प्रेसिडेंट को जो है जिस समय छुट्टी होगी पार्लियामेंट की, रेसेस होगा जिस समय, यानी वो काम नहीं कर रहा होगा, उस समय ऑर्डिनेंस इशू करने, प्रोमलगेट यानी इशू करना, एक तरह से टेक्निकल टर्म है, हाँ। तो ऑर्डिनेंस को लागू करने का अधिकार, इसकी शक्ति है प्रेसिडेंट को, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, शक्ति है उसके पास। पावर ऑफ, देखते हैं इस आर्टिकल को, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जिस समय वो अवकाश में है पार्लियामेंट, यानी वो काम नहीं कर रहा है, छुट्टी पर है, उस समय प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस को लागू करा सकता है, अपने वचन को शासन बना सकता है। फर्स्ट क्लॉज है इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन। देखिए कहा जा रहा है किसी समय, एक्सेप्ट जब दोनों हाउस सेशन में हैं, जब हाउस सेशन में है तब ऑर्डिनेंस नहीं इशू कर सकता है। तो जब हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस, कहने का मतलब एक हाउस सेशन में है लेकिन दूसरा नहीं है तब हो जाएगा, लेकिन जब दोनों हाउस सेशन में हैं तब जो है नहीं हो सकता है, ठीक है। और जनरली दोनों हाउस के सेशन एक ही साथ चलते हैं, तो एक का रहेगा दूसरे का नहीं रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी कहा गया है कि जब, सिर्फ उस समय जब दोनों हाउस, मान लीजिए एक का राज्यसभा का सेशन चल रहा है, लोकसभा का नहीं, या लोकसभा का सिर्फ बुलाया गया है, राज्यसभा का नहीं, ऐसे में चाहे तो प्रेसिडेंट कर सकता है। सिर्फ उस समय मना किया गया है कि जब दोनों हाउस सेशन में हो, उस समय जो है नहीं। तो लिखा गया इफ एट एनी टाइम एक्सेप्ट when both houses of parliament are in session, the president is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate such ordinances as the circumstances appear to him to require। कह रहा है कि जब एक्सेप्ट, कि जब दोनों हाउस सेशन में हैं, हाँ, कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट जब दोनों हाउस सेशन में हैं, उस हालात के अलावा कभी भी जब राष्ट्रपति को लगता है कि उसको कोई इमीडिएट कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तो जैसा उसको ठीक लगे वैसा वो ऑर्डिनेंस
इशू कर सकता है, लागू करा सकता है। पहला क्लॉज। सेकंड क्लॉज कहता है एन ऑर्डिनेंस promulgated under such this article shall have the same force and effect as an act of parliament। कह रहा है कि इस तरह से राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किया जाएगा, जो लागू किया जाएगा ऑर्डिनेंस, उसका वैसा ही प्रभाव होगा जैसा किसी भी पार्लियामेंट के कानून का, एक्ट का होता है। बट एवरी सच ऑर्डिनेंस, लेकिन ऐसा जो भी ऑर्डिनेंस होगा उसको क्या होगा, ए shall be laid before the both houses of parliament and shall cease to operate at the expiration of 6 weeks from reassembly of parliament। कहा जा रहा है कि जब भी फिर दोनों हाउस का सेशन होगा तो वो दोनों हाउसेज के सामने रखा जाएगा उस ऑर्डिनेंस को, और पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने के 6 हफ्तों 6 वीक्स के बाद अपने आप ही वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपने आप, अगर पार्लियामेंट उस पर कुछ नहीं करता है तो पार्लियामेंट के सेशन में आने के 6 हफ्ता के बाद, 6 वीक्स के बाद, वो अपने आप ही ऑर्डिनेंस एक्सपायर कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट आर पास्ड बाय बोथ हाउसेस, या 6 हफ्ते से पहले, मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में आया और तुरंत उसने दोनों हाउस ने कर दिया कि गलत है ऑर्डिनेंस, इसको ख़त्म किया जाए, तो वो दोनों हाउस अगर पास कर दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा ऑर्डिनेंस उससे भी पहले। अपॉन द पासिंग ऑफ द सेकंड ऑफ दोज रिजोल्यूशंस। ठीक है, तो इसमें जो है ये है कि अगर, यानी समझ गए, जैसे कोई हाउस, कोई दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में नहीं है, राष्ट्रपति को लगा कि तुरंत कोई कानून की ज़रूरत है, या उसका मर्जी जो भी हुआ, उसने एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दिया, तो वो जैसे कानून होता है पार्लियामेंट का उसी की तरह वो लागू हो जाएगा। अब जब सेशन होता है फिर से पार्लियामेंट का, तो जब पार्लियामेंट का सेशन होता है और अगर वो उसको कोई कार्रवाई नहीं करता है पार्लियामेंट उस पर, या पेंडिंग है, बहस चल रही है, कुछ अभी हुआ नहीं है फाइनल, तो वो 6 हफ्ते तक वो लागू रहेगा। 6 हफ्ते के बाद, सेशन शुरू होने के 6 हफ्ते के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा, अगर उससे पहले उसको खत्म करने का रिजोल्यूशन न पास कर दिया गया हो दोनों हाउसेज के द्वारा। ठीक है, दोनों हाउसेज के द्वारा अगर उसको पास करने का अगर कर दिया गया उससे पहले, तो तभी खत्म हो जाएगा। या हाँ, तो जो है अगर 6 हफ्ते से पहले दोनों हाउस अगर ये पास कर देता है कि हाँ ये गलत था, इसको हटा दिया जाए, या इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग इस पर कोई नया बिल ला के अपने से वो कानून बनाए, जो भी है, अगर उससे पहले दोनों हाउस कोई तरह का कार्यवाही पास कर देते हैं, यानी कोई फ्रेश वो बिल ले आते हैं और उसको पास कर देते हैं, या उसको डिसअप्रूव कर देते हैं कि नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा दिया जाए, तो हट जाएगा। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो 6 हफ्ते के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा सेशन शुरू होने के। एंड सेकेंड क्लॉज है मे बी विड्रॉन बाय एट एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट, या अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो वो किसी भी समय उसको अपने आप वापस उसको विड्रॉ कर ले सकता है कि ये कानून विड्रॉ कर ले रहे हैं किसी भी समय। जब वो उसने प्रोमलगेट किया, लागू किया, उसके बाद कभी भी, मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद उसको लगा कि नहीं गलत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो उसको किसी भी टाइम वापस ले सकता है राष्ट्रपति खुद। तो ऑर्डिनेंस का आप समझ गए। ठीक है, कि एक जब वो राष्ट्रपति को लगे दोनों हाउस सेशन में नहीं है तब वो इशू करेगा, अगर एक हाउस सेशन में है तो कर सकता है। वो कब तक रहेगा लागू, वो एक तो पार्लियामेंट के एक्ट की तरह उसका प्रभाव होगा पूरे देश में। दूसरी बात, जब सेशन आएगा पार्लियामेंट का तो सेशन आने के 6 हफ्ते तक वो अब रहेगा पावर में, अगर उसको उसके खिलाफ कोई बात नहीं हुआ है तो।
6 हफ्ते से पहले चाहे तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस उसको डिसअप्रूव कर दे सकते हैं कि इसको हटा देना है, तो जब कर देंगे दोनों पास तब वो हट जाएगा। नहीं नहीं, 6 हफ्ते से पहले ही, कभी भी मान लीजिए पहले ही दिन कर देता है दोनों हाउस की नहीं इसको हटाया जाए, हट जाएगा। ठीक है, अगर नहीं किया तो 6 हफ्ते तक रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। 6 हफ्ते के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा। समझ गए? बोले ना, वचन के द्वारा शासन। हाँ हाँ, लेजिस्लेटिव पावर, रूलिंग पावर नहीं, लेजिस्लेटिव, कानून बनाने का शक्ति है, वो कानून हो जाता है। बोले ना, उसका वचन ही शासन है, यानी कि जो बोला वही कानून हो जाएगा उतने 6 हफ्ता तक पार्लियामेंट आने के सेशन। तो ये ठीक है, दिया गया इसलिए कि जब सेशन में नहीं है और अचानक कोई कानून बनाने की ज़रूरत है, तो उस समय चूंकि सेशन नहीं है पार्लियामेंट, तो कानून कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति को स्पेशल पावर दिया गया कि आप जब भी चाहें, अगर सेशन में नहीं है दोनों हाउस, तो आप बाई डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट ऑर्डिनेंस के द्वारा वो कानून बन जाएगा। लेकिन वो कानून का टाइम पीरियड का लाइफ कब तक रहेगा? जब तक कि हाउस अगला बार असेंबल होता है उसके 6 हफ्ता तक। अगर उसके 6 हफ्ता तक हाउस उसको कहता है कि ठीक है जैसे है तो चलने दीजिए, हम लोग आगे इस पर देखेंगे, तो 6 हफ्ता तक रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। हाउस अगर सेशन में आ गया तो 6 हफ्ता के बाद वो अपने आप वो खत्म हो जाएगा। नहीं तो उससे पहले अगर चाहे तो हाउसेज जो है वो कर सकता है कि उसको डिसअप्रूव कर सकता है कि हटा दिया जाए, तो जब कर देगा दोनों हाउस तब हट जाएगा। या है कि प्रेसिडेंट कभी भी फिर अपने ही उसको वापस भी ले सकता है इस दौरान, कभी भी। ये है। अब इसमें देखिए एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि वेयर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर समन टू रीअसेंबल, द पीरियड ऑफ 6 वीक्स शैल बी रेकन्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ दोज डेट फॉर पर्पज। मान लीजिए कि एक साथ दोनों हाउस का नहीं बुलाया गया, अलग अलग, मान लीजिए राज्यसभा का 2 महीना के बाद पहले लोकसभा बुलाया गया, फिर उसके 2 महीना बाद राज्यसभा बुलाया, तो ये जो 6 वीक का पीरियड काउंट होगा वो सेकंड वाले टाइम से, यानी जब राज्यसभा बुलाया गया उसके बाद से 6 हफ्ता गिना जाएगा। हाँ हाँ, नहीं तो अगर नहीं नहीं बुलाना जरूरी है, जब तक दोनों हाउस का सीटिंग नहीं होगा। मान लीजिए राज्यसभा का बुलाया ही नहीं जा रहा, तब फिर वो लटका ही रहेगा, लंबा खींचते रहेगा, जब तक कि दोनों हाउस जो है सेशन में नहीं आ जाते हैं तब तक वो काउंट होगा। समझ गए? और मान लीजिए आगे पीछे बुलाए जाते हैं, तो जो बाद में जो बुलाया जाएगा हाउस, उससे उसके समय से 6 वीक काउंट किया जाएगा। थर्ड है, if and so far as an ordinance under this article makes any provision which parliament would not consider under this constitution be competent to enact, it shall be void। इसमें जो है कि अगर कोई ऐसे मामले पर वो जो है ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, ठीक है, जिसको कि पार्लियामेंट कहता है कि ये संविधान के तहत हमको ये अधिकार ही नहीं है, तो वो अपने आप ही वो मतलब इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि पार्लियामेंट ये कहता है कि भाई इस मामले पर राष्ट्रपति को अधिकार ही नहीं था, ये स्टेट के अंडर में था, या इस मामले पर हमको नहीं था, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को नहीं था इस पर, या पार्लियामेंट को नहीं था इस पर अधिकार, पावर कानून बनाने का, ऐसे मामले पर अगर उन्होंने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया तो वो अपने आप ही, जब पार्लियामेंट डिक्लेयर कर देगा, पास कर देगा कि हाँ इस पर हमको अधिकार ही नहीं था कानून बनाने का, वो गलत सही नहीं बोलता है, वो बोलता है कि इसमें पार्लियामेंट को चूंकि अधिकार नहीं था और पार्लियामेंट के नाते प्रेसिडेंट ने किया है, तो इसलिए ये अपने आप ही इनवैलिड है, तो वो अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि कुछ आपको पता है कि सब्जेक्ट बटे हुए हैं, कुछ सेंटर को है, यूनियन को है, कुछ स्टेट को है। अब जो स्टेट को है मसला पूरी तरह से, उस पर जो है वो बना दिया, ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, तो जिस समय कर देगा उसको तो कोई रोक नहीं सकता, उस समय तो वो कानून की तरह लागू हो जाएगा। उसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन आता है और पार्लियामेंट के दोनों हाउस ये कहते हैं कि भाई इस पर ये गलत था, हमको अधिकार ही नहीं था बनाने का, तो वो अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो खैर ये सब तो डिटेल क्लॉज हैं,
मेनली आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये 123 जो है जिसमें प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस बनाने का शक्ति दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 123। और इसके बाद अब नया चैप्टर शुरू होता है, दैट इज चैप्टर 4, दैट इज द यूनियन जुडिशरी। नहीं, प्रोमलगेट वर्ड सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस के साथ ही यूज होता है, ऑर्डिनेंस के साथ ही यूज होता है। प्रोमलगेट जो वर्ड है वो जनरली सिर्फ ऑर्डिनेंस के साथ ही, पुराना जैसे अब ये यूज होता नहीं है, पुराना यूज है तो पुराना था कि जहां राजा का आदेश के लिए यूज होता था। जब राजा का डायरेक्ट आदेश कोई लागू होता था देश में, उसके लिए वर्ड यूज होता था प्रोमलगेट। ठीक है, जब राजा महाराजा का समय होता था, तो उसी को अब राजा के आदेश के तौर पर तो सिर्फ एक रह गया प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर, जो वचन के द्वारा शासन होता है। और तो रह नहीं गया, और तो है कि अब कानून बनेगा, बहस होगा। नहीं, लागू करने, इम्प्लीमेंट होता है या अलग वर्ड है। लागू करने का बात है कि वो अलग है, इम्प्लीमेंट शैल इन इफेक्ट यूज हुआ जाता है, इट कम्स इनटू इफेक्ट। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है पेज में, विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नीचे यहाँ देखेंगे, नीचे फुटनोट दिया हुआ है ना, लाइन के जस्ट नीचे देखेंगे, नीचे जो फुटनोट का लाइन है तो उसमें आप देखेंगे कि जो है नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, या WEF, विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी इफेक्ट वर्ड यूज किया जाता है कि कब से वो प्रभाव में आया। ठीक है, वो प्रभाव में आ जाता है। अब लागू करना वर्ड यूज नहीं करते हैं, कहते हैं इट कम्स इनटू इफेक्ट, यानी वो प्रभाव में आ गया। ठीक है, तो अब जो है, चूंकि अब कानून तो बनाने की अलग प्रक्रिया हो गई कि बहस होगा, उस पर वोटिंग होगा, बहुत प्रक्रिया। तो अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बोला और वो वचन के द्वारा जो शासन वाली बात है, जो आपको बाहुबली में सिर्फ देखने को मिलता है, तो वो जो है एक ही चीज है, वो है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस या गवर्नर का ऑर्डिनेंस, जहां उसका शब्द ही कानून हो जाता है, जो उसने ऑर्डर दिया वो कानून हो जाएगा। तो उसी के लिए सिर्फ ये वर्ड प्रोमलगेट यूज किया जाता है आज के डेट में। पहले बोले हाँ, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन प्रस्ताव है, माने पेशकश है कि हाँ ऐसा किया जाए, सोच है ऐसी करने की। हाँ, अरे जैसे देखिए क्या होता है कि जो आपका मान लीजिए लड़का लड़की का शादी का बात होता है, तो भाई होता है कि लड़की वाले जाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा है, अपना बात रखते हैं। अब जब दोनों का बात पक्का हो जाता है तो उसको किसी तरह से एक फॉर्मली फिक्स कर दिया जाता है कि जिसको अलग अलग पहले छेका कहते थे या कुछ कहते थे, आजकल उसका एक रिंग सेरेमनी हो गया है या एंगेजमेंट हो गया है टर्म। तो वहाँ क्या होता है कि हाँ ये दोनों का शादी होना है, ये पक्का किया गया है, इसके लिए ये सेरेमनी किया, इसके द्वारा ये बंध जाता है। हाँ, तो रिजोल्यूशन होता है कि हाँ ऐसा हमको करना है, उसकी शुरुआत हो रही है। तो जैसे हाउस में रिजोल्यूशन होता है कि ऐसा हम करेंगे, ये निश्चय किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन हो गया मतलब अब वो तय हो गया, फिक्स हो गया कि ऐसा करना है। रिजॉल्व वर्ड से बना है, रिजॉल्व का मतलब होता है निश्चय करना, और रिजोल्यूशन हो गया कि ऐसा निश्चय किया गया। जैसे देखिए बिहार में अभी आपका है, बिहार सरकार का क्या है, 7 निश्चय कार्यक्रम, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं 7 रिजोल्यूशंस। 7 निश्चय किया सरकार ने कि ऐसा हर घर बिजली पानी देंगे, हर नल जल, इस तरह से आपने देखा प्रोग्राम है। 7 निश्चय 2 अभी चल रहा है, फर्स्ट में 7 निश्चय था, फिर 7 निश्चय 2 इन्होंने किया, जिसमें हर घर पानी, हर घर बिजली, ऐसे करके 7 सरकार ने निश्चय किए थे कि ये हम लोग काम करके दिखाएंगे।
तो वही था 7 निश्चय, 7 रिजोल्यूशंस। तो कहने का रिजॉल्व वर्ड से है कि हम ये निश्चय करते हैं, और जब निश्चय कर लिया तो वो रिजोल्यूशन हो गया कि अब हमको तय कर लिया है, वैसा करना ही करना है। तो जैसे मैंने बताया कि शादी है, रिजोल्यूशन जब हो जाता है तो एंगेजमेंट कर दिया जाता है कि हाँ भाई अब तय हो गया दोनों का शादी, अब आगे प्रक्रिया होगा, सब निश्चित कर देना। यस, ठीक है। आगे देखिए, तो अब हमारा शुरू होता है चैप्टर 4, दैट इज द यूनियन जुडिशरी। अब देखा हमने चैप्टर 1 था एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 2 था लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट, चैप्टर 3 था एक छोटा सा एक आर्टिकल जिसमें एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर पावर यानी प्रेसिडेंट को कानून बनाने का जो शक्ति था वो एक आर्टिकल 123 में दिया है। तो एक तरह से हमने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कंप्लीट कर लिया। तो अब थर्ड ऑर्गन क्या बचा गवर्नमेंट का? थर्ड ऑर्गन जो बचा दैट इज जुडिशरी। तो अब हमारा आ जाता है यूनियन जुडिशरी चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 यूनियन का है, इसलिए ये यूनियन जुडिशरी है। आगे स्टेट में जब जाएंगे वहाँ भी स्टेट का भी एग्जीक्यूटिव होगा, उसका भी लेजिस्लेचर होगा, उसका भी जुडिशरी होगा। यहाँ यूनियन का है पार्ट 5 का चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी। शुरू होता है कहाँ से? 124। तो अब हमारा जो है 124 आर्टिकल क्या कहता है? इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, क्योंकि यूनियन जुडिशरी जो है, तो यूनियन जुडिशरी में आता है आपका जो है सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत होती है, सबसे टॉप पर है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 कहता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट क्लॉज कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया consisting of a chief justice of India and until parliament by law prescribes a larger number of not more than 7 other judges। तो ये जो है ये पहले 7 जजेस था बहुत पहले, ठीक है। अभी जो है ये 33 कर दिया गया है। देखिए नीचे दिया गया है स्टार मार्क, वहाँ दिया हुआ है आपको, जो इसमें 7 के बगल में स्टार मार्क है, नीचे स्टार, हाँ स्टार मार्क देखेंगे लिखा हुआ है नाउ 33 वाइड द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 9/8/2019। यानी इसको लेके एक बाई लॉ तय करता है तो कानून बनता है। तो 2019 में अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट, नंबर ऑफ जजेस, यानी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट था कि कितने जजेस उसमें होंगे। कब का है यह? 2019 का है, जिससे कि द्वारा अब यहाँ 7 की जगह हो गए 33, इससे पहले था 31, अब लेटेस्ट उसको 2019 में किया गया 33। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उससे अलग उसके एक्स्ट्रा, मतलब एक तो चीफ जस्टिस होगा और जो है नॉट मोर देन 33 अदर जजेस, यानी उसके अलावा 33 और ज़्यादा से ज़्यादा 33, यानी टोटल इसको कहते हैं 33+1। मैक्सिमम जो अभी स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिमम है, हमेशा इतने रहें जरूरी नहीं है, कम भी रहते हैं, कभी उतना अपॉइंट नहीं हुए। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट का आज के डेट में 33+1, और ये 2019 में किया गया, उससे पहले था 30+1 था, सॉरी 30+1 था, वो अब किया गया 33+1, यानी टोटल 34 जजेस होंगे, एक चीफ जस्टिस और 33 बाकी जज। तो 124 का कहता है आर्टिकल इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस्टेब्लिशमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट है, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसमें कितने लोग, क्या क्या लोग रहेंगे। तो फर्स्ट क्लॉज कहता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम, जैसे हर आपने सबके लिए पढ़ा कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, वैसे यहाँ कहता है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट हमेशा रहेगा। कोई एक भी सेकंड ऐसा नहीं हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस देश में ना हो। देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 33 अदर जजेस, या अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर, या इससे ज़्यादा संख्या कभी कानून के द्वारा पार्लियामेंट कहता है। कल को कानून बताता है कि 45 और जज होंगे, तो 45 और हो जाएंगे उसके अलावा, लेकिन जब तक है अभी जो है वो 33 है अदर जजेस। सेकेंड क्लॉज कहता है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, तो यहां कहता है कि हर जज जो सुप्रीम कोर्ट का होगा उसको राष्ट्रपति खुद अपने हाथ से लिखित, जैसे ऐसे क्या होता है कि राष्ट्रपति का खाली सिग्नेचर लग जाता है बहुत लोगों के लेटर पर, यहां है कि अपने हाथ से वो साइन करेगा और अपना मोहर लगाएगा उस पर। स्पेशल दिया गया है, कुछ ही लोग के लिए यूज किया गया है, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक आध और के लिए यूज किया गया है कि वो अपने हाथ से उसको साइन करेगा। ऐसा नहीं कि कहीं उसका सिग्नेचर कोई लगा दिया, लेटर भेज दिया, वो अपने बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन रेफर्ड टू इन आर्टिकल 124A। अब ये जो है आपको अमेंडमेंट ये बताया आपको कि इसको कैंसिल भी कर दिया गया है। ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है, 2 में नीचे देखेंगे कि सब्सटीट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 फॉर आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी, दिस अमेंडमेंट हैज बीन स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ ये दिस। तो ये जो है ये पुराना ही इसमें हालांकि दिया हुआ है, अभी इसने हटाया नहीं है, इसको बदलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अभी ये हटा, मतलब ये सरकार का ढिठाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया, फिर भी वही छापे जा रहा है नया बात जो है। तो जो अमेंडमेंट के पहले था, यानी नीचे जो आपको 2 सेकेंड नंबर फुटनोट में दिया हुआ है डबल कोट्स में कि आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी फॉर पर्पस। ठीक है, ये यही रहेगा। ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो था आपको बताया कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है, लेकिन सरकार अभी वही छाप रही है। ठीक है, ये भी एक ढिठाई का तरीका होता है, अड़ी हुई है सरकार के, भी वही छापेंगे, जबकि इसको हटा देना चाहिए था। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड कर दिया। तो अब इसमें है कि प्रोवाइडेड दैट अ जज मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, कि कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट का है चाहे तो अपना वो एक रेजिग्नेशन जो है अपने हाथ से लिख के प्रेसिडेंट को भेज देता है, तो वो अपना ऑफिस को रिजाइन कर सकता है। या ए जज मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज 4, या किसी जज को उसके ऑफिस से हटाया जा सकता है उसके पद से, जैसा कि आगे क्लॉज 4 में दिया गया है। तो ये लंबा आर्टिकल है काफ़ी, आज यहीं तक रहने देते हैं विषय, लेट हो गया। इसको कल आर्टिकल को इसको फ्रेश हम लेंगे, डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज को लेके है जुड़ा हुआ, इम्पोर्टेंट है। हाँ, लंबा आर्टिकल है, इसीलिए बोले आज इसको टाइम लग जाएगा ज़्यादा, तो इसको कल लेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसको हम अपलोड कर दे रहे हैं और हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड किए हैं।